नमस्ते सर। हो सकता, मान ही नहीं सकते, आपको ट्रांसप्लांट करना होगा सर। यहाँ से मेडिसिन देके सब कुछ किया सर। आज वो खुद उस डॉक्टर के पास जाके बोल मैं कैसे ट्रांसप्लांट करूं, मेरी बेटी ने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया जी, बहुत बढ़िया सर। अपनी एज की मेडिसिन सर, ऐसा है सर जी। ये एज से मैक्सिमम मेरे पास 292 केस है लीवर सिरोसिस के, जो मैं कंप्लीटली क्योर कर चुका हूँ। राइट सर जी जी। हाँ यही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हरीश सर। हरीश सर, आपके फीडबैक नहीं आते भाई, मुझसे कुछ मिला नहीं आपको लगता? मिला है सर, दूंगा अभी जल्दी। जी गुड इवनिंग सर। हमने 8 तक 9:30 तक, अब कम 5 दिन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चंद्रशेखर सर। गुड इवनिंग जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिल्पा मैडम। मनीष सर। जी सर। बहुत सर, मेरा एक फीडबैक है। जी सर। ये ज्वाइन होने के पहले का एक फीडबैक था। जी जी सर। एक लेडी पेशेंट था मेरे पास, जी का एज भी 1.5 था। जी वॉज वेरी सीरियस कंडीशन थी वो। जी तो मैंने उनको 6 कॉम्बिनेशन करके जी मेडिसिन दिया था, जी। और अभी उनका एज भी 8.5 हो गया है। वेरी गुड सर, वेरी अभी गुड। बहुत मीन्स एनर्जेटिक है, सब काम करते हैं, और जी। उसका पूरा बिलीफ है इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे, दूसरा कोई मेडिसिन वो लेते नहीं है सर हेड साहब, आप यही चाहिए ना सर, यही। जब आदमी सेटिस्फाई हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट खुद दौड़ेगी, लाओ भाई मान्यता ले लो आप। हमको दौड़ना नहीं है गवर्नमेंट के पास कि हमको मान्यता दो। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू सर। जी नमस्कार सर। नमस्ते सुमेश सर। ये विक्ट्री सुन के बड़ा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। सुमेश जी। जी सर। जी नमस्कार जैन साहब, क्या हाल है? मालिक आपके चरणों में, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। आपने मुझे वो चंदन वाला अभी तक बताया नहीं। सर सामान ही पहुंच जाएगा, टेंशन ना लो। हाँ सामान दे देंगे, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो कल सुबह फोन करता हूँ आपको। जी जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्ते उपेंद्र सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेडिसिन तो खूब जमी हुई है सर पीछे आपके। हाँ सर, प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी की। सर कौन सी कंपनी के मेडिसिन यूज करते हो? सर अभी रेबिसिन की है और जी गवित जी गवित गेविट के। गवित की है। सर मैं और आपको हमारे मौर्य साहब है ना अहमदाबाद में, मौर्य साहब जी आर से मौर्य, वहां जी। से भी आ रहे। उड़ीसा? नहीं अहमदाबाद। अहमदाबाद जी। सर मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, 1 साल के बाद आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं सर। मैं तो सब अभी योर ऑन प्रोडक्ट, यू आर ऑन प्रोटोकॉल इन एवरी केसेस सर। मेरे ग्रुप में जितने ओल्ड मेंबर्स हैं उनसे पूछिएगा आप कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ता है, वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर सर रहे हैं। मैंने विक्रमगंज से बिहार से 15 ml की किट मंगाई ली है और वो आ गई है। अब मैं बनाने वाला हूँ जी। उसको डायरेक्ट आप आरएस में तोड़िएगा सर उसको, है ना? हाँ सर, इसने बोला है कि 15 ml की किट गुड है ना, आफ्टरनून अशोक सर। उसमें 15 ml आरएस मिलाकर तैयार कर लेना 15 ना ml ना आरएस ना मिला ना ना देना। नहीं सर, 15 ml में आपको मैक्सिमम मान के चलो 1:9 का रेशियो से तोड़ना पड़ेगा सर उसको। सर उसने क्या बोला अशोक साहब ने कि 15 ml जो है ना उसमें आरएस 15 ml मिलाकर 30 ml की बोतल कर लेना, और उसमें से 5 ml निकल कर 40 ml आरएस मिलाकर D1 तैयार करना जी। ऐसा बोला उसने। फिर से एक बार कंसल्ट कर लेना आप। हाँ वो अशोक साहब ने बोला। जी जी। अरे 8 वो
इसीलिए 5 ml RS की और 5 ml क्रूड एसेंस किया। इसलिए उसको 10 ml लेकर 40 ml RS डालकर D1 बनाना, ऐसा बोलते हैं। इसलिए कि वो क्रूड खराब नहीं होता है, कि वो 15 ml RS मिलाकर। उपेंद्र जी, मैं हाँ, हूँ बोलिए। प्रकाश जैन। हाँ, बोलिए बोले सर, नमस्ते। अरे बहुत सरस क्लिनिक बनाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ઠંડી કેવી છે ઉપેન્દ્રજી યાર? हेलो ઠંડી તો હમણાં 2 દિવસથી સાહેબ બહુ ઓછી છે। એમ સાહેબ ને થોડા ફોન દિવસ દે તો પહેલા ફોન હતી, આપતા અત્યારે તો ફોન ઓછી દે છે। મહેનત કરી આટલા અમારે અહીંયા થોડી ઓછી થઈ છે। હા, અત્યારે તો ઓછી, હા ઓછી છે સાહેબ। ચાલો, ઓકે। તમને లేదో కళ్ళలో మళ్ళీ చేస్తే నువ్వు ఎత్తావు నేనే చేయాలి దానికి అంతే కదా हेलो सर। जी हेलो सुखबीर जी। सर। Hi, sir. हाँ सुखबीर जी। Good evening. सर एक फीडबैक देना था सर। जी बोलिए सर। सर लिम्फो बूस्टर के बारे में था सर। जी। पेशेंट मेरे को आ रहे थे सर 4 महीने से पहले। सर उनको ट्रीटमेंट चल जी। रहा था सर, उनको साथ में सर पीसीओडी की प्रॉब्लम है सर। उनको मैंने जी। पावर बूस्टर में C1 रेड लैक्सिटी और जेलो तो अपना दिया था सर, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था सर। मैंने कल उनको ना लिम्फो बूस्टर में सर C5 और ग्रीन लैक्सिटी सर और पर्पज के लिए सर दिया था सर। उनको उसके साथ में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उनको सर मेंसेस रेगुलर होंगे सर। बहुत बढ़िया। सर आपको बहुत तो बढ़िया सर पता ही रिजल्ट मिला। है। कोई पेन जी नहीं सर उनको हुई। पहले पेन सर बहुत होता था सर, वो जी। पेन भी बिल्कुल नहीं हुई सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत आई बढ़िया। मैंने और मेडिसिन तैयार करके देनी थी, उनको बुलाया था सर, फिर मुझे देने की जी। जरूरत नहीं भाई सर, उसके साथ ही काम होगा सर। बहुत बढ़िया सर। लिम्फो बूस्टर तो बहुत पावरफुल है, और चूंकि हमको पता है कि जब इनफर्टिलिटी में भी हमने कॉल किया था तब बताया था कि जी सर। C5 जो होता है नाइट में डेली देना। जब आपने लिम्फो बूस्टर के साथ ऐड कर दिया तो इंडोमेट्रियोसिस की जो प्रॉब्लम होती है इंडोमेट्रियम लेवल पर, वो हमने पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है ना जी। सर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला सर। मैं सर जी को फीडबैक दे दूं सर। थैंक यू बहुत सर। बहुत बधाई सर आपको। ओके जी सर, थैंक यू सर। जी। शुरू करें प्रकाश सर? सर अब प्रोटोकॉल देने वाले हैं तो 5 मिनट वेट करो। अभी मेरी क्लास चल रही है, हो जाएंगे अभी। ठीक है सर जी। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में वही बताऊंगा सर मैं। हाँ सर, तो 5 सर जी गुड इवनिंग। 100 मेंबर होने दो। कई बार ये आदमी के आमने सामने कोई मकान ऐसा हो रहा होता है ना, कई बार मकान कोई खाली दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों श्री गणेश करते हैं हम लोग। आज से मैं रोज एक प्रोटोकॉल आपको बताऊंगा दोस्तों, जो स्पेशली आपके टेबल प्रैक्टिस को इंप्रूव करेगा। जब तक हमारा 3 महीने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तब तक आपको बहुत सारा नॉलेज दे चुका हूंगा दोस्तों। आज का सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आप देखोगे दोस्तों, जनरली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण या किसी भी कंडीशन के कारण ऐसी कंडीशन डेवलप होती है हमारी बॉडी में जिसमें पेट दर्द से कोई बचावा नहीं रहता दोस्तों। और अगर हम पेट दर्द की बात करें तो हम लोगों का एक जो हमारे ग्रुप का एक प्रूवन फार्मूला है दोस्तों, जिसके द्वारा हम लोगों ने लाखों से भी ज्यादा पेशेंट को हम लोगों ने पेट दर्द से मुक्त किया है दोस्तों। और इसे हम स्पाज्मोडिक फार्मूले के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं। स्पाज्मोडिक जो पेन होता है दोस्तों, एनी टाइप ऑफ स्पाज्मोडिक पेन, इवन gall stone, even renal stone, even enlargement of anywhere in abdomen, या हम ये कहें कि लीवर और स्प्लीन का पेन जो होता है, एनी पेन ऑफ हिपेटोमेगेली और हिपेटोस्प्लीनोमेगेली, दे बोथ आर कवर्ड बाय दिस फार्मूला स्पाज्मोडिक पेन। ये फार्मूला नहीं है दोस्तों, इसको जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा, डिसीज हम लोग शुरू करेंगे तब इसको डिस्क्राइब करूंगा कि मैं किस तरह से काम कर रहा है और कैसे एब्डोमेन में कौन से पार्ट पर, कौन सी सेल पर, कौन से टिश्यू पर, कौन से ऑर्गन पर ये काम क्यों कर रहा है और किस लेवल पे काम कर रहा है दोस्तों। तो ये फार्मूले में यूज होता है दोस्तों S9। S9 दो मेडिसिन से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। पहली मेडिसिन S5
दूसरी मेडिसिन F1, दोनों के 50% मिलकर ये बना हुआ है दोस्तों। तो जब S9 बनाना होता है तो 3.5 ml आपको, स्पेशली 3.5 ml आपको S5 लेना है दोस्तों, यानी ये हमको बनाना है 3.5 ml आपको S5 लेना है और 3.5 ml आपको 3.5 ml S5, 3.5 ml F1, 3.5 ml S5, 3.5 ml F1 दोस्तों। इस प्रकार से हमारा 7 ml बनता है दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है WAR2, वर्मीफिगो 2, इसको भी 7 ml लेना है दोस्तों, ठीक है। और YB दोनों 8 ml लेना है दोस्तों। टोटल 30 ml का हमारा ये फार्मूला बन जाता है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। 7 ml S9, WAR2 7 ml, Y8 ml, B8 ml दोस्तों, ये टोटल 30 ml करके D3 से बनाई है दोस्तों। और जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है जो एब्डोमिनल कॉलिक से रिलेटेड होता है, रीनल कॉलिक यानी स्टोन के कारण, या रीनल स्वयं किडनी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उसकी डिसीज के कारण होता है, या ये कहें गाल स्टोन में दर्द होता है, या किसी भी कारण से गैसेस की प्रॉब्लम बहुत होती है और गैसेस के प्रॉब्लम के साथ में पेट दर्द होता है दोस्तों, तो ये फार्मूला से बेटर एनाफोर्टान जो एलोपैथ में यूज होता है, या आपका साइक्लोपाम डीएस यूज होता है दोस्तों, या फिर स्पाज्मोप्रॉक्सिवन जो यूज होता है, आप एक पेशेंट को वो देके देखिएगा और एक पेशेंट को ये फार्मूला देके देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप कंपैरिजन करिएगा कि हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन दी और उस मेडिसिन से कितनी देर में सामने वाले का पेट दर्द बंद हो गया दोस्तों। एनी टाइप ऑफ पेन, स्पेशली एब्डोमिनल पेन की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, ये इतना ऑथेंटिक फार्मूला है दोस्तों, इसका फीडबैक अगर मैं सुनने लग गया ना तो मेरा एक जो मेरे ग्रुप का एक मेंबर, मेरे फैमिली मेंबर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के, जो पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर एक आदमी का भी देखेंगे तो 10-10 हजार फीडबैक एक ही आदमी दे देगा दोस्तों आपको, इतना डिटेल इसका। और अभी जो 6-7 महीने से जुड़े हुए हैं, जो इस बैच में भी कुछ लोग शामिल है, वो लोग भी एंटी स्पाज्मोडिक के इस नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और हजारों पेशेंट को बेनिफिट दे चुके हैं दोस्तों। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कंटिन्यू यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसके माध्यम से हम लोग कंटिन्यू अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू हम इसी प्रकार के सारी चिकित्सा पद्धति करते हैं दोस्तों, जो टेक्निकली फील्ड होती है, यानी प्रैक्टिकल में लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग ये बनाते हैं दोस्तों। यानी कि इसमें सारे प्रकार के डाटा को कलेक्ट किया और डाटा को कलेक्ट करने के बाद में पेशेंट जब भी हमारे पास आता है उसकी पूरी फिजियोलॉजिकल और उसकी पूरी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हम लोग पूरा डायग्नोसिस किए, उसके कैरेक्टर को पूरा डायग्नोसिस किया और उसके बाद में हमने उसको मेडिसिन ऐसी सिलेक्ट किया जो उसके सारे सिम्टम को, जो स्पेशली एब्डोमिनल कॉलिक से रिलेटेड होते हैं दोस्तों, उन एब्डोमिनल कॉलिक के केसेस में हम लोगों ने ये फार्मूला बनाया दोस्तों। तो ये जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये बहुत हद तक 90% केसेस में सक्रिय होता है और 90% केसेस में बिना तोड़ के ये ठीक हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर हम लोग ऑर्गन से रिलेटेड मेडिसिन इसमें ऐड कर दें तो ऑर्गन का पेन भी तुरंत चुटकी बजाते बंद हो जाता है दोस्तों। तो स्पेशली अगर हम इस चीज को देखें तो ये स्पाज्मोडिक पेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको आप लिख लीजिए, स्पाज्मोडिक पेन, S9 7 ml, WAR2 7 ml, Y8 ml और B8 ml दोस्तों। टोटल ये मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक दोस्तों, S1। हम लोगों ने देखा था कि लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करने वाली एकमात्र मेडिसिन जो होती है दोस्तों, जो सबसे यूनिवर्सल मेडिसिन कहलाती है, अर्थात बॉडी का ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहां पर स्क्रोफोलोसो ग्रुप की मेन मेडिसिन यानी S1 काम नहीं करती है दोस्तों। अतः जहां पर भी आपको स्क्रोफोलोसो ग्रुप की मेडिसिन का उपयोग करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, आपको लगता है कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट में किसी भी प्रकार का कोई डिसीज हो गया है दोस्तों, तो उसको
उस लिम्फ को प्यूरिफाई करके, ब्लड को प्यूरिफाई करके, स्पेशली हम यहाँ बात करेंगे लिम्फ की, लिम्फ को प्यूरिफाई करके, क्योंकि 10 में से 9 डिसीज लिम्फ के कारण होती है दोस्तों। तो ये लिम्फ को प्यूरिफाई करके दोस्तों हेल्दी स्टेट को पुनः मैनेज करने का काम हमारी स्क्रोफलोसो 1 ग्रुप की मेडिसिन करती है दोस्तों। अतः हम ये कह सकते हैं दोस्तों, ये जो एंटी स्क्रोफलोसो ग्रुप की मेडिसिन है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से लिम्फ और उसकी जो वेसल्स होती है दोस्तों, उसकी डिसीज के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन होती है। अर्थात जितने लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं दोस्तों, जो बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, जो बॉडी के प्रोटेक्शन पावर को बढ़ाते हैं, उनको हेल्दी स्टेट में रखने का काम हमारी स्क्रोफलोसो ग्रुप की मेडिसिन करती है। इसीलिए इसको एंटी स्क्रोफलोसो ग्रुप की मेडिसिन कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक होती है दोस्तों। इसलिए यहां पर हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों कि S1 और S5 अपने पावर के कारण, अपनी एक्शन के कारण जानी जाती है दोस्तों। ठीक है, हमारी जो स्क्रोफलोसो ग्रुप है उसमें S1 और S5 ये दो ऐसी मेडिसिन है जो अपने पावर के, अपने गुण के कारण जानी जाती है दोस्तों। जब भी कहीं फंक्शंस की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जहां पर हमको लगता है कि हमारे फंक्शंस गड़बड़ हो रहे हैं, उन फंक्शंस पर सबसे ज्यादा काम करने वाली मेडिसिन S5 और S1, ये दो मेडिसिन होती है दोस्तों। इसीलिए इसकी जो एक्शन होती है दोस्तों, ये एंटीडोट के काम करती है। अगर मान लो किसी को सोरिक प्रॉब्लम हो गई, सोरिक मतलब चमड़ी से रिलेटेड कोई भी डिसीज, स्किन डिसीज हो गई दोस्तों, किसी को हार्पेटिक डिसीज हो गई, या फिर स्क्रोफलस कंडीशन डेवलप हो गई, यानी गठानों की जितनी भी डिसीज होती है दोस्तों, वहां पर आपको स्क्रोफलोसो 1 का रोल देखने को मिलेगा दोस्तों, S5 का रोल देखने को मिलेगा। आप दोस्तों वर्ड्स में क्या करोगे दोस्तों, मस्सी हो गए तो क्या करोगे, ये बेस्ट मेडिसिन S5 होती है दोस्तों मस्से की। इसलिए छोटे छोटे टिप्स आप सीखते जाइए और उसको नोट करते जाइए। जब प्रोटोकॉल की बारी आएगी तो आपके अंदर से निकलेगा, नहीं सर ने ये बताया था, ये मेडिसिन वहां काम कर रही है। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि 3 महीने तक प्रोटोकॉल की बात मत करिए दोस्तों, क्योंकि डिसीज के हिसाब से जो सिम्टम्स आते हैं, उस सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन बताना मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। ये जो बताया ये मजबूरी में मेरे को बताना पड़ रहा है आप लोगों को, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा तो अभी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको ये कैसे काम कर रहा है। जिस दिन आपको डिसीज होगी उस दिन बताऊंगा कि ये कैसे काम, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें तो प्रिंसिपल का मतलब होता है, मान लो स्क्रोफलोस प्रिंसिपल है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब कभी किसी व्यक्ति को सीरियस वीकनेस होकर प्रीमेच्योर ओल्ड एज डेवलप हो जाए दोस्तों, ठीक है, ये किसी भी डिसीज के कारण हो सकती है। भाई आपको अगर डायरिया लगा, ठीक है, डायरिया लगा, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई, आपको सामने वाले ने जिसने एक दिन पहले देखा था वो आके बोलता है क्या हालत बना रखी है, आप इतने दुबले कैसे दिख रहे हो, क्या हो गया आपको, कोई बड़ी तकलीफ है क्या? अरे नहीं साहब मुझे दस्त लग गए, कल 25-30 बार दस्त गया। भाई दस्त गए ठीक है, लेकिन दस्त में आपके शरीर से जितना न्यूट्रिशन निकलना था वो निकल गया, तो आपका शरीर क्या हुआ, पिचक गया। यानी कि जो चीज बनाने में आपको महीने लग गए, उस अवस्था में आने के लिए महीनों साल लग गए, वो एक दिन में आप बराबर कर दिए दोस्तों। तो ऐसे ही कोई भी डिसीज एकदम से ठीक नहीं होती दोस्तों, धीरे धीरे ठीक होती। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन ऐसी है दोस्तों, आप 24 घंटे के अंदर उस पेशेंट को बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हो दोस्तों। ओनली 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आप उस पेशेंट को बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हो दोस्तों। इसका भी प्रोटोकॉल आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो जब भी कोई डिसीज ऐसी डेवलप होती है जिसमें उसको फंक्शनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दोस्तों, और जब फंक्शनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी दोस्तों तो सीरियस वीकनेस डेवलप होती है, लिथार्जीपन लगेगा, एंजाइटी लगेगा, वीकनेस लगेगा, फटीग लगेगा दोस्तों। इन सारी कंडीशन को चुटकी बजाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ठीक करती है दोस्तों। और ये चीज हम लोगों को टेक्निकली सीखना है दोस्तों। अगर हम इन्हीं रेमेडी के एक्शन के द्वारा लंबे समय तक रहने वाली डिसीज को यदि आसानी से बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों, तो ये एक मैजिक से कम नहीं होता। जो अभी प्रीति मैडम ने बताया कि 1 लीटर में केवल 2 ड्रॉप डाल के, वो भी 10th डाइल्यूशन की 2 ड्रॉप उन्होंने डाली और पेशेंट बिल्कुल ओके। दूसरा पेशेंट की बात नहीं, उनके घर में उनकी सांस ठीक हुई है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा फीडबैक हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों, कि हम टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली वहां उस साइंस पे काम कर रहे हैं जो अभी तक शायद इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कोई उस साइंस पे काम नहीं कर पाया दोस्तों। अगर हम इसलिए कहा जाएगा
कि 10 में से 9 डिसीज, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस बात को नोट करिएगा, 10 में से 9 डिसीज का मेडिसिन के द्वारा क्यूर होना इसी लिम्फेटिक टेम्परामेंट में देखा जाता है दोस्तों। यानी S1 से, यानी स्क्रोफुलोसो ग्रुप की मेडिसिन से 10 में से 9 डिसीज ठीक होती है दोस्तों। तो हमारा लिम्फेटिक टेम्परामेंट का अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले मेडिसिन जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए देना है दोस्तों, वो नोट डाउन कर लीजिए कि S1 है। सबसे पहली मेडिसिन S1 सिलेक्ट होना चाहिए जब किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी लो हो रही है दोस्तों। यानी इम्यूनिटी के लेवल पर जब वर्क करेंगे तो उसकी सबसे पहली मेडिसिन S1 होती है दोस्तों। स्टार्टिंग क्लास में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को 3 मेडिसिन बताया था, S1, L1, A3। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए आप। A3 सेंग्वाइन टेम्परामेंट की सबसे बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। दूसरा मैंने बताया था L1। ठीक है दोस्तों, ये लिम्फेटिक जो ग्रुप होता है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है दोस्तों। और तीसरा मैंने बताया था स्क्रोफुलस ग्रुप की मेन मेडिसिन यानी S1। तो S1, L1, A3 दोस्तों, ये किसी भी ट्रीटमेंट में जब भी आप किसी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट करते हो दोस्तों, विदाउट S1, L1, A3 देयर इज नो रिलीफ। अगर आप सिंगल S1 करोगे ठीक है, आपने लिम्फेटिक ठीक कर दिया, लेकिन जो डीप में डिसीज चली गई है उसको ठीक करने के लिए आपको वहां पर लिम्फेटिक ग्रुप की मेडिसिन यानी कि L1 का भी उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी जो कि मैंने आपको लिम्फ के प्यूरिफिकेशन या लिम्फ के प्रोडक्शन के दौरान बताया था कि ये स्पेशली मिडिल मैन के रूप में काम करती है दोस्तों। तो जब मिडिल मैन के रूप में काम करेगी तो ये सबसे बड़ा अप्रोच होता है कि वो इधर भी दोनों को बराबर बैलेंस करने का काम करेगा। अब बैलेंस करने का काम करेगा तो इसके साथ A3 जब हम ऐड करेंगे तो वहां पर ब्लड के माध्यम से जितना भी लिम्फेटिक जो न्यूट्रिशन को ला रहा वो भी मजबूत हुआ और जितना वेस्ट ले जा रहा है उसको भी मजबूत करा हमने दोस्तों। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करती है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का नंबर 1 प्रोटोकॉल बनता है, जो 3 महीने बाद आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा दोस्तों। हर महीने का एक प्रोटोकॉल ऐसा दिया जाएगा जो एक साथ 150 से 200 डिसीज को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अभी ग्रुप के स्टार्टिंग में हमको सुखबीर जी ने बताया कि लिम्फो बूस्टर का मैंने प्रैक्टिकल यूज किया दोस्तों। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिनको बेस बनाकर हम लोगों ने, जैसे ये स्पाज्मोडिक बेस बनाया दोस्तों, ये बेस है, ये बेस है जो अनबीटेबल है दोस्तों, जिससे हम मैक्सिमम केसेस को बहुत ही सॉलिडली कवर करते हैं दोस्तों, जिनको हमने बहुत ही सॉलिडली इस चीज को हमने कवर किया है दोस्तों। तो ये जब हम देखते हैं, इसलिए कहा जा सकता है दोस्तों कि जब स्क्रोफुलोसो मेडिसिन की बात करते हैं तो ये किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करती है दोस्तों। ठीक है, कैसे प्रिवेंट करेंगी साहब? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, सारे लोग बोलते हैं, किसी ने प्रूव किया क्या स्क्रोफुलोसो ग्रुप कैसे प्रिवेंट करती है दोस्तों? डेफिनेटली प्रिवेंट करती है। क्यों करती है? जो हमने टेबल प्रैक्टिस में देखा है दोस्तों वो मैं बता रहा हूं। ऐसा वातावरण बनाती है स्क्रोफुलोसो ग्रुप की मेडिसिन दोस्तों कि जहां पर उस डिसीज के जर्मिनेट होने की क्षमता ही खत्म हो जाती है दोस्तों। मान लीजिए आप किचन में खाना खा रहे हो, वहां आपने मान लो खीर के 2 बूंद टपका दी, या मान लो आप गुड़ खा रहे हो, गुड़ को आपने वहां टपका दिया दोस्तों। कुछ समय बाद आप देखते हो कि मक्खियां भिन-भिना के वहां पर इकट्ठी हो जाती है दोस्तों, और मक्खियां वहां पर आपको परेशान करती है खाने समय। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए कि आपने वहां पर ऐसे सारे कारण छोड़ दिए जो आपकी बॉडी में डिसीज को डेवलप कर रहे हैं, जो आजकल की एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, या बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से देख सकते हैं दोस्तों, जो हम लोगों का टाइम टेबल नहीं बन रहा है खाने पीने का, हमारी डेली बायोलॉजिकल क्लॉक डिफरेंट हो गई, लेट नाइट पढ़ रहे हैं, जांग पे आपने कंप्यूटर रख लिया और बस वो लैपटॉप को लेकर पढ़ रहे हो दोस्तों। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर लो होती जा रही है दोस्तों। ये सारे कारण हमने वहां पैदा कर दिए, जैसे हमने खीर की 2 बूंद डाली या वहां पर हमने गुड़ डाला दोस्तों। अगर हम उस चीज से मुक्त होने के लिए हमारी मेडिसिन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमको वहां से खीर और गुड़ को पोंछ के, मतलब सबसे पहले उसको हमको किसी सुपड़ी में डालकर उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। दूसरी बात, ये झाड़ू लगा के हमने कर लिया, अब वहां फिर भी वो उसके कारण रह गए, फिर भी मक्खियां आ रही है दोस्तों, तो हमको वहां पर डेटॉल डालकर या सेवलान डालकर पोछा लगाना पड़ेगा दोस्तों। जब उसकी सुगंध आएगी और वो पोछा लगा दिया हमने, तो वो डिसीज जो, मतलब वहां पर जो उसकी सुगंध थी जिसको देखकर मक्खी वहां आई थी दोस्तों, जब वहां डेटॉल वॉश हो गया तो कुछ समय तक वो वहां भिनभिनाएगी और उसके बाद वो उड़ के चली जाएगी दोस्तों, वहां पे फिर मक्खियां आना बंद हो जाएगा। इससे हमने क्या सीख ली? इससे हमने ये सीख ली कि जिस कारण से, जिस डिसीज का डेवलप होना हमारी बॉडी में होता, जब हम उस कारण को वहां से हटा रहे हैं, ठीक है,
तो स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन क्या कर रही है, जब ब्लड और लिम्फ का वाइटेशन हो रहा है तो खास तौर से लिम्फ के माध्यम से वहां पर प्यूरिफिकेशन कर रही है, यानी कि वहां के जो डिसीज है उसके लिए जो कारण है, जिसको डेवलपमेंट हो रहा है उस कारण के कारण, उसको वहां से हटाने का काम करती है। तो ऐसा वातावरण बनाती है जहां पर उस डिसीज के जर्मिनेट होने की जो क्षमता है ना दोस्तों, वही खत्म हो जाती है। ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों। प्रारंभ में क्या करती है, ये उस ऑर्गन पर डायरेक्टली अगर हम माने दोस्तों, तो जो स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन होती है सबसे पहले उस ऑर्गन पे, टारगेट ऑर्गन पे काम करती है जहां पर उसका एफिनेशन होता है, जैसे स्टमक पे, सबसे पहले स्टमक पे काम करती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में जो उससे सपोर्टिव इंटरकनेक्टेड होते हैं दोस्तों, जो बाहरी एसिमिलेटिंग फंक्शन से जुड़े होते हैं दोस्तों, यानी कि बाहर के लिए जितने भी फंक्शन करते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड हुआ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हुआ, ग्लैंडुलर अपेंडेजेस हुए दोस्तों, वहां पर जो सेकेंडरी काम होता है दोस्तों, उससे ये जुड़ी होती है दोस्तों, यानी कि इनके फंक्शन को सबसे पहले प्रारंभ करेगी और उसके बाद में जो सेकेंडरीली जो ऑर्गन या जो टिश्यू उसके साथ जुड़कर काम करते हैं, यानी इंटरकनेक्ट करते हैं दोस्तों, यानी S1 का सबसे पहला काम स्टमक पे हुआ, स्टमक के गैस्ट्रिक जूस हुआ उस पे हुआ दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे हुआ। उसके बाद में इंटेस्टाइनल ग्लैंड या इंटेस्टाइनल जूस जो इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों, जैसे डाइजेशन में मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक जूस का मेन काम होता है स्पेशली स्टमक के अंदर से एसिड चाइम का प्रोडक्शन करना दोस्तों, और ये एसिड चाइम जब नीचे आता है तो लीवर और पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस मिलकर उसको न्यूट्रल करते हैं, यानी एल्कलाइन जूस होता है जिसको न्यूट्रल करते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टमक का काम गड़बड़ हो गया तो सबसे पहले S1 स्टमक के काम को ठीक करेगा, उसके बाद में ये डीप में जाकर दूसरे जो इंटरकनेक्टेड ऑर्गन या टिश्यूज होते हैं उनके काम को, उन ऑर्गन के कामों को ये ठीक करने का काम करेगा दोस्तों। तो ये उन ऑर्गन और उन टिश्यूज के साथ जुड़कर कार्य करेगी जो वहां पर उपयोगी होते हैं दोस्तों, और जो इंटीरियर एसिमिलेशन का काम करते हैं या वर्क करते हैं दोस्तों, यानी उसके साथ जो भी काम होता है, जिस फंक्शन के लिए वो ऑर्गन बना हुआ है, उस ऑर्गन के फंक्शन को वहां पर कंप्लीटली वर्क करने में मदद करते हैं दोस्तों। और अंत में जब देखेंगे, पहला फंक्शन स्टमक के यानी टारगेट ऑर्गन पे, दूसरा उससे इंटरकनेक्टेड जितने फंक्शन हो रहे हैं, इंटीरियर एसिमिलेशन का जो वर्क हो रहा है वहां पर, और तीसरा जब इसका फंक्शन होगा दोस्तों, तो ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फंक्शन वहां पर लगातार होते रहते हैं दोस्तों, उनको इन्फ्लुएंस करके ठीक करती है दोस्तों। अर्थात सबसे पहले हमने मेडिसिन दिया तो ऑर्गन को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी दोस्तों, ठीक है। मैंने आप लोगों को D4 के लेवल पे बताया था दोस्तों कि ये स्पेशली न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। दूसरी बात, जब हम D5 में देंगे तो क्या काम करेगी, स्टमक यानी टारगेट ऑर्गन से जुड़े हुए जितने इंटरकनेक्टेड ऑर्गन होते हैं वहां पर जाकर उनको सपोर्ट करेगी, उनको न्यूट्रिशन देगी और उनको काम करने के लायक फंक्शन का बनाएगी दोस्तों। यानी वहां पर अगर कोई हाइपर हो गया तो उसको न्यूट्रल में लाएगी, हाइपो हो गया तो उसको न्यूट्रल में लाएगी। ये चीज हमको देखने को मिली दोस्तों। और जब हमने उसको मोर नेगेटिव कर दिया, तो मोर नेगेटिव करने में बॉडी के जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन जो स्टमक से इंटरकनेक्टेड होते हैं, उन सब पे न्यूरोलॉजिकल वर्क करके, यानी डीप में वर्क करके उन डिसीजेस को जो कोने कानी में भी छुपी हुई है, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसीज हो जैसे सोरोसिस होता है, ठीक है, यदि पैरालिसिस का केस हो वहां पर भी, अगर कोई पॉइजन किसी को दे दिया गया वहां पर भी, तो जब न्यूरोलॉजिकल डीप में नेगेटिव में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये बेसिकली सारे सिम्टम को घेर घार के उसको शरीर से बाहर करने का काम करती है, जो स्पेशली ये इंडिकेट करता है कि पहला जो वर्क होता है वो स्टमक के यानी ऑर्गन के लेवल पर, दूसरा उससे इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स के लेवल पर, उनके एसिमिलेशन या उनके फंक्शन पर, और तीसरा ये डीप में जितने भी इंटरकनेक्शन बॉडी के जितने भी बचे हुए लिम्फेटिक ऑर्गन्स है उन पे काम करती है दोस्तों। तो ये चीज हम लोगों को फर्स्टली हमारे दिमाग में रखना है दोस्तों कि स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन इस तरह से काम करती है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक जनरल फिलॉसफी बताई दोस्तों जो स्क्रोफ्लोसो ग्रुप के बारे में थी। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 मेडिसिन S1। अब स्टार्ट हो रही है दोस्तों। आपको फार्माकोपिया मालूम है जो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, और वो फार्माकोपिया इंडिकेट करता है आप लोगों को दोस्तों कि ये किस लेवल पर काम कर रही है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्पेशली उन चीजों के बारे में बात करेंगे जहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जितने भी फंक्शन हम लोग समझ रहे हैं,
कि स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन किस चीज पे होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये मेडिसिन किस लेवल पर काम कर रही है दोस्तों, यानी कि ये अगर किसी जगह काम कर रही है तो वो किस लेवल पे काम कर रही है। तो सबसे पहले जो S1 मेडिसिन होती है दोस्तों, ठीक है, आप नोट करते जाइएगा या फिर बाद में ऑडियो या वीडियो को देखकर आप उसको नोट डाउन करिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात, जब फील्ड ऑफ एक्शन देखते हैं तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड पे सबसे पहले काम करेगी दोस्तों, ठीक है। अगर इंडोक्राइन ग्लैंड का लेवल आता है, अगर मान लो आपको इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि आपको लगता है किसी महिला को महीना नहीं आ रहा और उसका हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो रहा, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उनका अगर इंबैलेंस हो रहा है दोस्तों, तो S1 जो है इनफेलिएबल रेमेडी होगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये डायरेक्टली इंडोक्राइन ग्लैंड के लेवल पर काम करती है, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड पे सबसे पहले काम करती है दोस्तों। तो जब हम S1 को C1 के साथ नेगेटिव करके देते हैं दोस्तों, तो ये हाइपोथायराइडिज्म की नंबर 1 मेडिसिन हो जाती है दोस्तों। लेकिन जब हाइपरथायराइडिज्म की बात आती है तो S1 के साथ वहां पर या S2 के साथ जब C2 देंगे तो ये नंबर 1 मेडिसिन के रूप में काम करेगी दोस्तों। तो सबसे पहला होता है दोस्तों इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा होता है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी माउथ से लगाकर एनस तक, माउथ, फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इतने सारे पार्ट पर इसका काम होता है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, टारगेट ऑर्गन सबसे पहले स्टार्ट करता है स्टमक, यानी इसका मेन फंक्शन स्टमक पे होता है। उसके बाद आगे जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, रेक्टम आ गया, एनस आ गया, यहां से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसोफेगस में भी इसका वर्क देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बेसिकली माने तो इन ऑर्गन को अगर ध्यान में रखें तो ये ऑर्गन किस फंक्शन से रिलेटेड होते हैं? मेटाबॉलिक फंक्शन से दोस्तों, ठीक है। इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टरों ने अपना एक फार्मूला सेट करके रखा है दोस्तों, उससे बाहर ही नहीं निकलते, कभी भी उन्होंने उसके बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करी। इसीलिए उनके 25% केसेस सक्सेस होते हैं और 75% केस फेल हो जाते हैं दोस्तों। क्यों होते हैं? उसका रीजन मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों तो उन्होंने क्या फार्मूला बनाया? S1 खाने के पहले देना, S10 खाने के बाद देना, स्लास नाइट में गर्म पानी से देना, पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक हो जाएगा। अरे भाई, इसके अलावा लीवर भी है, इसके अलावा गॉल ब्लैडर भी है, इसके अलावा पेनक्रियास भी है, तो फिर उनका काम क्या? वो भी तो डाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो भी तो इन ऑर्गन से इंटरकनेक्टेड है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस से जब वो उससे जुड़े होंगे तो S1 वहां पर भी काम करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो तब काम करेगा जब उसको डीप में भेजा जाएगा, नेगेटिव में भेजा जाएगा दोस्तों, क्योंकि टारगेट ऑर्गन उसका स्टमक होता है। जब लीवर की बात आएगी तो वहां पर S5 का मेन रोल देखा जाएगा, गॉल ब्लैडर की बात आएगी वहां पर S2 का मेन रोल देखा जाएगा दोस्तों। अगर किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम आएगी वहां पर S2 का रोल देखा जाएगा दोस्तों। तो ये डिफरेंट ऑर्गन के बेस पे हमारी मेडिसिन बनी हुई है, इसलिए हमको प्रोटोकॉल सीखने की जरूरत नहीं, हमको केवल ये सीखना है कि ऑर्गन पे कौन सी मेडिसिन काम कर रही है, बस हो गया काम हमारा। बाकी का काम प्रोटोकॉल आप निकाल लोगे, आप बताओगे मेरे को दोस्तों, मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो यहां पर जब मेटाबॉलिज्म की बात आती है दोस्तों, तो मेटाबॉलिक के लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन देखी जाती है S1 दोस्तों। अगर मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना है तो मैंने आप लोगों को 3 मेडिसिन का फार्मूला बताया था दोस्तों, S1, स्लास और A1। मैंने कहा था आपको कि या तो 30 ml में एक एक ड्रॉप तीनों को डालो, 105 स्ट्रोक मारो और 10-10 ड्रॉप दिन में 3 टाइम दे दो, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी वो करेक्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। दूसरा मैंने इसी का दूसरा रूप बताया था, 100 ml लो, 3-3 ड्रॉप तीनों की मारो, डाल दो और 105 स्ट्रोक आप लगा लो, ये आपकी मेडिसिन तैयार हो गई दोस्तों। इसको मेटाबॉलिक पावर के मेडिसिन बोलिए, आप मेटाबॉलिक 30 नाम दे दीजिए, और इसको आप 10-10 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार दे दीजिए दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, तो आप देखिएगा दोस्तों, आपके हर प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को दूर करने का पावर है इसमें।
ठीक है, आप लोगों में से कई लोग मेरे ग्रुप में जुड़े जो इस चीज को देखते आ रहे हैं दोस्तों और फीडबैक लेते आ रहे हैं। अब आप लोगों को मैं कहता हूं, आप जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एज में, वो इसका फीडबैक दीजिए दोस्तों। हमारी साल भर क्लास चलेगी, साल भर में मैक्सिमम आपको रिजल्ट आपके सामने होंगे दोस्तों। और जहां तक है 3 महीने बेसिक क्लास के बाद में मैक्सिमम 100% आपके रिजल्ट आपके सामने आ चुके होंगे दोस्तों। तो यहां पर हम लोगों को ये बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों कि ये स्पेशली मेटाबॉलिज्म पर बहुत शानदार वर्क करती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रेन की तरफ दोस्तों। ब्रेन जो होता है दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोलर किसको बोलते हैं दोस्तों? ब्रेन को बोलते हैं, ठीक है। आवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम दोस्तों। ये दो सिस्टम हमारी बॉडी में जनरली काम करते हैं, हम लोग देखते भी आ रहे हैं और सीखते भी आ रहे हैं दोस्तों। तो जब ये इंडोक्राइन ग्लैंड पे काम कर रही है दोस्तों, तो क्यों ना ये सेरिब्रम यानी ब्रेन पे काम करेगी? 100% ब्रेन पे काम करती है दोस्तों। इसीलिए सेरिब्रम पर, सेरिबेलम पर स्पेशल वर्क करती है दोस्तों। केवल और केवल हमको फीडबैक लेने की जरूरत है। जिस दिन हम इसका प्रॉपर फीडबैक ले लेंगे, उसी दिन हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों का जो रिजल्ट है वो ऑथेंटिक लेवल पर काम कर रहा है दोस्तों, क्योंकि फीडबैक हम लोगों के सामने है दोस्तों। अगर हम इसको और डिटेल करें तो हम लोगों को ये पता है कि ब्रेन से जो सर्वाइकल नर्व होती है दोस्तों, वो यहां पर कंधे के बैक साइड में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है दोस्तों, वहां से होती हुई स्पाइनल कार्ड तक आती है दोस्तों, ठीक है। तो ब्रेन से लगाकर जो भी मैसेज आएगा वो इसी पार्ट में आएगा और इसी 12 पार्ट से जो स्पाइनल नर्व होती है वहां तक, उसके पहले ये मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पर अपना पूरा सेंसेशन, जो भी इनके मैसेज है वो यहाँ के छोड़ देगा दोस्तों। फिर इसके आगे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है दोस्तों, यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है दोस्तों, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसमें पूरा नर्व होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व बाकी के नीचे की जितनी भी बॉडीज होती है उनको अपनी पेयर्स के माध्यम से सप्लाई करती है दोस्तों, और उन नर्व के माध्यम से पूरा कंट्रोल हमारी बॉडी का होता है, जिसको हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। जो एक काम करवाता है और एक काम को रोकने का काम करता है। अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसको रोकेगा, जो कम काम कर रहा है उसको बढ़ाने का काम। ये जो फीडबैक होता है इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, जिसके माध्यम से ये ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो उस स्पाइनल कॉर्ड पर भी S1 काम करती है दोस्तों। अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाए ना, तो आप C4S1 का उपयोग करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। C4S1 का जब उपयोग करके देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, C4S1 जब यहां दिया, हमको पता है C4 बोन की मेडिसिन है, तो S1 यूनिवर्सल मेडिसिन है। और स्पेशली जब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन पे काम कर रही है तो डेफिनेटली उस फंक्शन को हम स्टिमुलेट करके, न्यूट्रल करके, बैलेंस करके हमारा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को भी बहुत इजीली कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, लैरिंग्स, गले में आते हैं, लैरिंग्स रीजन पे। लैरिंग्स, अगर किसी को लैरिंग्स में यानी किसी को वॉइस अगर किसी की बैठ जाए दोस्तों, हॉर्सनेस वॉइस हो जाए, तो स्पेशल 2 मेडिसिन को याद रखिएगा दोस्तों, एक S1 और एक S10। ये 2 ऐसी मेडिसिन है जो अगर फंक्शनल कोई प्रॉब्लम हुई है उसको तुरंत ठीक करने का काम करता है दोस्तों, इमीडिएट, ठीक है। तो वहां पर आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। गम्स, किसी को गम्स में, मैंने आपको अभी कितनी भी डिसीजेस बताई थी, जब मैंने इंडिकेशन पढ़ाया था आपको 9 प्लांट का, तो मैंने हर जगह बताया था विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में रहता है दोस्तों, ठीक है। जब विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में रहता है तो स्कर्वी यानी गम्स से रिलेटेड, गम से ब्लीडिंग आना, ब्रश करा ब्लड आ गया, पायरिया हुआ ब्लड आ गया दोस्तों, तो मेन मेडिसिन का सिलेक्शन C4, S1, L1, A3, ठीक है। आपका पायरिया गायब, ठीक है दोस्तों। तो गम्स के लेवल पर काम करती है। दूसरा मैंने बताया था इसोफेगस, इसोफेगस के लेवल पर भी काम करती है दोस्तों। टॉन्सिल्स, अगर टॉन्सिल्स किसी के इलाज हो जाते हैं तो इम्यूनिटी पावर लो होगी तो ही इलाज होंगे। और दूसरी बात, S1 चूंकि लिम्फेटिक टेम्परामेंट पे काम करती है, लिम्फ पे काम करती है, तो टॉन्सिल्स क्या है दोस्तों? टॉन्सिल्स भी लिम्फेटिक प्रोडक्शन करता है, लिम्फ का प्रोडक्शन करता है, जिसके माध्यम से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है दोस्तों। और ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता में एक स्पेशल इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों। जब बहुत ज्यादा कभी इंफेक्शन हो जाती है, थ्रोट इंफेक्शन हो जाती है, तो वहां पर टॉन्सिल्स का एनलार्जमेंट हो जाता है, क्योंकि वो इतनी एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहा जितना वहां पर बैक्टीरिया वायरस मौजूद है दोस्तों। तो वो इंडिकेट करता है कि हमें लिम्फ के
पावर की, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर लो हो रही है, उसको बढ़ाने की जरूरत है दोस्तों। तो वहां पर S1 का रोल हमको देखने को मिलता है दोस्तों। यही नहीं, ट्रेकिया के लेवल पर आ जाओ आप दोस्तों, ट्रेकिया के लेवल पर, ठीक है, ट्रेकियाइटिस हो गया किसी को, ठीक है, तो ट्रेकिया के लेवल पर अगर आते हैं हम, तो वहां पर भी S1 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर भी लिम्फ के माध्यम से पूरा न्यूट्रिशन होता है दोस्तों। तो जहां पर लिम्फ का न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, अगर वहां पर किसी फंक्शनल प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाएगा, तो वहां पर S1 नंबर 1 मेडिसिन होती है दोस्तों। पहले ही मैं बताया कि स्टमक के लेवल पर काम करती है, तो स्टमक इसका नंबर 1 अप्रोच होता है दोस्तों। लीवर पे काम करती है, स्प्लीन पे काम करती है दोस्तों, पेनक्रियास पे काम करती है, यही नहीं डिओडिनम पे काम करती है। ये सब पार्ट है दोस्तों, ठीक है। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है दोस्तों, जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलियम सॉरी इलियम, सीकम, कोलॉन, रेक्टम, ये सब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है दोस्तों। जो मैंने आपको बताया, माउथ से लगाकर एनस तक S1 का रोल देखने को मिलता है दोस्तों। जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है दोस्तों, इन लेयर की जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उन म्यूकस मेम्ब्रेन का कभी भी फंक्शन गड़बड़ होता है दोस्तों, वहां पर नंबर 1 मेडिसिन S1 होती है दोस्तों। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को सिलेक्शन करना है S1 का दोस्तों। यदि यहां पर किसी भी प्रकार का अगर कोई स्ट्रक्चरल डैमेज होता है ना, तब वहां पर हमको स्ट्रक्चरल मेडिसिन, जो कैंसरस ग्रुप होता है, जो उसकी सपोर्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों, उनको सपोर्ट में लेना है। लेकिन सबसे पहले अगर हम फंक्शनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर फंक्शंस जो होता है, सबसे पहले स्क्रोफुलोसो ग्रुप का मेडिसिन S1 के माध्यम से वहां पर कंट्रोल होता है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, जब हम पॉजिटिव में देख रहे हैं तो सारे ऑर्गन के ऊपर काम कर रही है, लेकिन जब इसको हम नेगेटिव करके देंगे दोस्तों, तो इसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, और ये कैरेक्टर होकर न्यूट्रिटिव फंक्शन से बदलकर नर्वाइन फंक्शन हो जाएगा दोस्तों। अर्थात ये एक प्रकार से न्यूरोलॉजिकल फंक्शन करने लगेगी, यानी नर्व के रूप में काम करने लगेगी, यानी नर्वस सिस्टम पे काम करने लगेगी दोस्तों। तो ये स्पेशली नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, जितने भी सेंसेशन होते हैं दोस्तों, सेंसरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बहुत ही शानदार मेडिसिन देखने को मिलती है दोस्तों। तो जितने भी सिस्टम होते हैं, सारे सिस्टम यहां पर कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिशन के लिए इंटरकनेक्टेड होते हैं दोस्तों। और जब ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो जो भी ऑर्गन इससे बहुत क्लोजली इंटरकनेक्टेड होता है, वहां पर S1 का रोल देखने में आता है दोस्तों। इसीलिए अगर किसी को सेक्सुअल वीकनेस होती है, S1 दे दीजिए। किसी को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, फंक्शनल प्रॉब्लम आ रही है, S1 दे दीजिए दोस्तों। किसी को सेंसेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मान लो किसी को बिच्छू ने काट लिया, क्या करोगे दोस्तों आप? बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा सेंसेशन हो जाएगा, उसको कैसे ठीक करोगे दोस्तों आप? केवल S1 की 2 ड्रॉप 1 गिलास गुनगुने पानी में डालिए, उसको हर आधे घंटे के अंदर फ्रीक्वेंटली 1-1 चम्मच पीने को बोलिए दोस्तों आप। अगर बहुत ज्यादा चढ़ गया है उसको बिच्छू का असर, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, हर 10 मिनट पे आप 1-1 चम्मच पिलाना चालू कर दीजिए, ठीक है। 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आना शुरू होगा। 7 से 8 घंटे के बाद में मेडिसिन की जरूरत नहीं दोस्तों, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन टेम्परेरी अगर उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पर स्लास और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को मिलाइए, दोनों को ओरिजिनल लीजिए D4 में, और 5-5 ml दोनों को मिलाकर पेशेंट को दीजिए, और उसको बोलिए कि इसको कॉटन पे डालकर जहां बिच्छू काटा वहां लगा दीजिए, और सूख जाए और उसमें से 10-15 ड्रॉप डाल के और लगा दीजिए दोस्तों। 1 घंटे के अंदर वहां से पेन आना बंद हो जाएगा, सेंसेशन आना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर वहां पर कोई पॉइजन मौजूद है दोस्तों, तो वो भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उधर हमने इंटरनल S1 दिया और इधर हम एक्सटर्नल जो है दोस्तों, बेसिकली हम लोगों ने वहां पर स्लास और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करा, जिससे हम लोगों ने बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट लिए है दोस्तों। मैंने 1-1 घंटे में कई लोगों को काम पे लगा दिया वापस दोस्तों, और हमारे ग्रुप के काफी लोगों ने इसका फीडबैक लिया है, जो आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं हम लोग कि ये फीडबैक आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कीजिए मेडिसिन, और उसको फीडबैक दीजिए दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। जब इतना हमने समझ लिया दोस्तों कि ये मेडिसिन की फील्ड ऑफ एक्शन जब इतनी जगह है दोस्तों, तो अब मुझे बताइए कि कभी इन सिस्टम से या इन ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज आएगी तो आप प्रोटोकॉल पूछेंगे क्या मेरे से सर? ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने जगह अगर फंक्शनल प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली मेडिसिन S1। अब आपको जब मैं पूरी मेडिसिन बता दूंगा तो प्रोटोकॉल पूछेंगे दोस्तों, आप खुद निकालेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे दोस्तों। एक्शन की बात करें दोस्तों, ये हमने सीख लिया कि फील्ड ऑफ एक्शन जो होती है, इतनी जगह पर काम कर रही है हमारी S1।
तो फिर इनकी फील्ड ऑफ एक्शन कैसी होगी दोस्तों? जब स्टमक और जो उसके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, वहां पर इसका काम देखने को आता है दोस्तों। जब इस लेवल पर काम करती है ना, तो आप लिम्फ को जब प्रिपेयर, स्पष्ट सीख लीजिए दोस्तों, बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही चीज बता रहा हूं आपको कि S1 का रोल तब तक है जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में भोजन पचा, और भोजन पचने के बाद में न्यूट्रिशन अब तैयार हो गया दोस्तों, ठीक है, न्यूट्रिशन लिम्फ के रूप में तैयार हो गया। इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा दोस्तों। जब लिम्फ के रूप में प्रिपेयर होकर भोजन तैयार हो गया, तो यहां तक S1 का काम है दोस्तों, ठीक है, इतना क्लियर कर लीजिए आप। अब इस लिम्फ को हार्ट में भेजा गया, इसमें किसका काम है दोस्तों? एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन का काम है दोस्तों। A1, A2, A3, A4, A5 इनका काम है कि वहां से ब्लड में लेकर लीवर में जाए, लीवर से फिर ब्लड सर्कुलेशन में वापस आए, वहां से हार्ट में जाए, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि जब हम न्यूट्रिशन वहां पे लंग्स में पहुंच गया प्यूरिफाई के लिए, और जब हम वहां से ऑक्सीजन को लेते हैं दोस्तों, इंस्पायरेशन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकाली जाती है, तो वो ऑक्सीजन वहां पर उस न्यूट्रिटिव मटेरियल के साथ जुड़कर फिर से हार्ट में आती है, और हार्ट जब पंप करता है, उस पंपिंग सिस्टम के माध्यम से हमारे प्रत्येक सेल, प्रत्येक टिश्यू को, छोटी से छोटी सेल टिश्यू को एक्स्ट्रा सेल्युलर फूड के माध्यम से न्यूट्रिशन मिल जाता है दोस्तों। ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। यहां पर एंजाइटी को ग्रुप का काम होता है, जो वहां से सेल, एक्स्ट्रा सेल्युलर फूड के लेवल से सेल और टिश्यू का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको लेके जाना, उसके साथ में न्यूट्रिशन को भी लेके जाना, और वहां से लंग्स में जाकर ब्लड को प्यूरिफाई कराना। तो प्यूरिफाई किस रूप में होगा? ऑक्सीजन के रूप में वहां पर आएगा, और वो ब्लड जब वहां से जितना भी वेस्ट मटेरियल को लेकर वहां से मतलब आया था, वो वहां प्यूरिफाई हो जाएगा, मतलब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो न्यूट्रिशन गया है वो उसके साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस हार्ट में जाकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पूरी बॉडी में जिस सेल को, जिस टिश्यू को जितना भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वहां से वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से बहता जाता है, और वहां से जितना मटेरियल लेना होता है ले लिया जाता है। लेकिन किसके माध्यम से लिया जाता है, और वहां से जो सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट पड़ा हुआ रहता है वो किसके माध्यम से वापस ब्लड में जाता है? वो होता है दोस्तों लिम्फ के माध्यम से, जो यहाँ मिडिल मैन का काम करता है, जो मैंने आपको बताया था। तो वहां पर लिम्फेटिक ग्रुप की मेडिसिन काम करती है। तो ये तीनों का डिफरेंस बता दिया मैंने, S1, L1 और A3। और मैंने इसीलिए बताया कि जब किसी की इम्यूनिटी पावर की बात होती है दोस्तों, तो ये 3 मेडिसिन होती है, इसमें केवल F1WE जोड़ दीजिए तो ये इतना पावरफुल मैटर बन जाता है दोस्तों, जो मैक्सिमम 400 डिसीज पे काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है आपको मैं 3 महीने बाद बताऊंगा दोस्तों, और बकायदा आपको मैं इसका फीडबैक आपके माध्यम से निकाल के बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये लेवल आपने समझ लिया कि लिम्फ का केवल प्रोडक्शन होने तक स्क्रोफलोसोग्रिम की मेडिसिन काम करती है, यानी कि जितने भी ग्लैंडुलर फंक्शन होते हैं वहां पर पूरी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने का काम स्क्रोफलोसो करती है। तो क्यों नहीं ये लिम्फ को और ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करेगी? डेफिनेटली करेगी। लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, ऐसे काम यहां पर होगा दोस्तों। जब तक यहां पर आप लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए इन 3 मेडिसिन का इंटरकनेक्शन नहीं जानेंगे, इनसे रिलेटेड फंक्शन जो कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, हो सकता है किसी दूसरे ऑर्गन में गड़बड़ है और उसकी सजा तीसरे ऑर्गन को मिल रही है दोस्तों। ठीक है ना, हम देखते हैं कि स्कूल में या कॉलेज में मस्ती कोई और करता है और डांट किसी और को पड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, बाद में पता चलता है कि मस्ती तो इसने करी थी और डांट हमने उसको दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में इंटरकनेक्शन ढूंढना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, कॉपी पेस्ट का प्रोटोकॉल मत मांगिए। अब मैं दे दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी मेहनत पानी में फिर जाएगी दोस्तों। आप लोग वो नहीं सीख पाएंगे जो मैंने सीखा है 22 साल में। ठीक है, मैं भी दूसरों जैसा हो जाऊंगा फिर। ठीक है, तो इस चीज को समझिए दोस्तों आप। तो जब ये लिम्फ को प्रिपेयर करती है दोस्तों, तो डेफिनेटली मान के चलिए सभी पॉइजन को बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम भी करेगी दोस्तों। और बैक्टीरिया के सभी प्रकार के जब इन्फेक्शन हमारे बॉडी के ऊपर काउंटर एक्ट करती है दोस्तों, तो हमको ये पता है कि जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया काउंटर एक्ट करेगा तो ऐसे ही नहीं करेगा दोस्तों। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम लो होगा तब वो बैक्टीरिया काम करेगा। मान लीजिए कि आपको कभी वायरल इन्फेक्शन, बोलते हैं ना वायरल फीवर हुआ। ठीक है, वायरल फीवर से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी एकदम से डाउन होती है
और उसके साथ में जो पतली गली से बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच जाता है। हम लोग क्या करते हैं, वायरल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बैक्टीरिया अंदर पहुंच गया, वो तो धीरे से ग्रोथ कर रहा, उसका वायरल इन्फेक्शन तो इमीडिएट हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देखते हो कोरोना का किसे हो रहा, फटाफट हो रहा है दोस्तों, एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, ऐसे ही सर्दी खांसी एक घर में एक को हुआ, सबको हो गया। अगर वायरल होगा तो फटाफट राइनो वायरस के माध्यम से फटाफट राइनाइटिस हो जाती है दोस्तों, एलर्जिक कंडीशन फटाफट डेवलप हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको टेक्निकली सीखने की जरूरत है कि जब इम्यूनिटी पावर लो हो रही तभी तो वायरस अंदर गया और उसने वायरस ने हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को और लो कर दिया, और जब वायरस ने लो करा तो बैक्टीरिया पीछे से घुस गया। हमको केवल ये पता, हाँ भाई वायरल इन्फेक्शन हुआ, क्या बैक्टीरिया को आपने देखा? तो इसीलिए हमको ये देखना है कि कोई भी डिसीज अगर हो रही तो उसका कारण क्या है, और कारण है तो डेफिनेटली उस समय वो किस ऑर्गन में डिफेक्टिव है। मान लो स्टमक के लेवल पर है तो हमारी मेडिसिन सिलेक्ट हो गई S1, ठीक है। लीवर के लेवल पे हमारी मेडिसिन सिलेक्ट हो गई S5, क्योंकि ये ऑर्गन से रिलेटेड रेमेडी है, तो हमको प्रोटोकॉल की जरूरत ही नहीं, हमको तो पता है ये मेडिसिन है। बस हमको ये देखना है कि इसका इंटरकनेक्शन किन किन ऑर्गन से, यानी कि इसका कोई ना कोई ऑर्गन से कनेक्शन है जिसके कारण यहां पर रोग हुआ, या तो इसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है और इसके साथ में दूसरे सब्स्टिट्यूट ऑर्गन भी प्रभावित हो गए। तो ये हमको निकालना पड़ेगा, और जब ये हमको निकाल लेंगे तो हमारा पूरा क्लियरेंस हो जाएगा दोस्तों कि हाँ ये डिसीज है, तो हम इसके साथ में ये ऑर्गन प्रभावित है, इसका हमने ये मिक्सचर बनाया और ये दे दिया मेडिसिन। तो कुछ मिक्सचर को इंटरनली देना, कुछ को एक्सटर्नली देना, दोनों सेम काम करते हैं दोस्तों। कैसे काम करेंगे आगे देखेंगे दोस्तों। तो सभी प्रकार के जो फॉरेन मैटर होते हैं दोस्तों, कोई सा भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी, हमको कोई मैटर नहीं, कुछ भी हो, हमारे पास तो ऑर्गन की मेडिसिन है दोस्तों। हम सिम्टम्स पे काम करते नहीं, हम डिसीज को डायग्नोस करते नहीं, हम केवल ऑर्गन के फंक्शन को डायग्नोसिस कर रहे हैं। और हम केवल इतना देख रहे हैं कि जब ब्लड और लिम्फ हमारे शरीर को हेल्दी बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है, अगर उस लेवल में ब्लड और लिम्फ में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो दूषित हो गया, तो डेफिनेटली वो ऑर्गन जिसको वो सप्लाई कर रहा है वो भी दूषित हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम लोग सबसे पहले ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं, और जब ब्लड और लिम्फ प्यूरिफाई होता है तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है, और जब इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो सारे रोग मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया दोस्तों, दोनों एक साथ कर रहे हैं हम लोग। तो बॉडी के जो भी डिफरेंट ऑर्गन है दोस्तों, जो लिम्फ को बनाने वाली ग्लैंड्स रखते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं लिम्फ को बनाने वाली ग्लैंड्स पाई जाती है दोस्तों। और इनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अगर कहीं पर कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाती है दोस्तों, तो मान के चलिए यह मेडिसिन नर्वस सिस्टम के माध्यम से उनके कार्यों को सामान्य स्थिति प्रदान करती है दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब लिम्फेटिक ऑर्गन में किसी भी प्रकार का फिजियोलॉजिकल फंक्शन गड़बड़ होता है ना दोस्तों, तो हमारा ब्रेन, मैंने बताया था, अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम दोस्तों। तो हार्मोनल सिस्टम से अगर कंट्रोल कर रहा है ना दोस्तों, तो हार्मोनल सिस्टम क्या काम करता है? हमको पता है कि हार्मोनल सिस्टम ग्लैंड्स के सिक्रेशन पे काम करता है, और ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ाकर वहां पर उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि ग्लैंड के अगर सिक्रेशन बढ़ रहे हैं तो उनको घटाएगा, अगर वो घट गए हैं तो उनको बढ़ाएगा दोस्तों। यही पूरा फीडबैक हमको समझ में आता है कि जब वहां पर कभी कोई भी फंक्शन अगर फंक्शनल प्रभावित है तो वो हार्मोन के लेवल से करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक को वर्क करने की जरूरत पड़ती है तो ब्रेन भी उस फंक्शन को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है दोस्तों। मेरे पुराने दोस्त इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग इसको कितने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब ऑर्गन को कम काम कर रहा होता है तो उस ऑर्गन का कोई ना कोई एक ऐसा नर्व फंक्शन होता है जो डायरेक्टली ब्रेन को मैसेज करता है कि साहब ये काम बहुत कम हो गया, इस ऑर्गन को डैमेज हो जाएगा, आप देख लो, आप बढ़ाओ इसका काम, इसको मैसेज करो, आप कंट्रोल करो। तो क्या होगा, तुरंत ब्रेन वहां से फिर से मैसेज भेजता है दोस्तों ऑर्गन को कि भाई साहब अपना काम बढ़ाइए, ठीक है। वो अपना काम बढ़ाता है और काम बढ़ जाता है तो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। इसको बोलते हैं हम नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दोस्तों, जो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन को जो कम करते हैं उनको न्यूट्रल लाना, जो ज्यादा करते हैं उनको न्यूट्रल लाना, अर्थात दोनों कंडीशन को मेंटेन करने का काम हमारे सिस्टम के द्वारा किया जाता है दोस्तों। वहां पर अगर नर्वस सिस्टम के माध्यम से जब उनके कार्यों को सामान्य स्थिति प्रदान करती है दोस्तों, तो ऐसे केसेस में जब S1 को नेगेटिव दिया जाता है, जैसे पैरालिसिस के केसेस में दोस्तों, कभी S1 का 1000 डायल्यूशन देके देखिएगा पैरालिसिस में,
बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट हमारे सामने आता है। सोरोसिस को देखिएगा दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसीज होती है सोरोसिस, जिसका कंट्रोल शायद ही कोई शास्त्र में आज तक देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन हमारे कई दोस्त हैं जो केवल S1 का 1000 डाइल्यूशन से उसको कवर करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। धीरे धीरे डाइल्यूशन को और पॉजिटिव की तरफ आ जाओ आप दोस्तों। तो नर्वस सिस्टम के माध्यम से उनके फंक्शन को सामान्य स्थिति में लाने का काम भी स्क्रोफ्लोक्सो मेडिसिन 1 करती है दोस्तों। इसलिए कफ प्रकृति यानी लिम्फ यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट के जितने भी व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनकी 40% डिसीज, इसलिए एक चीज याद रखिएगा आप कि 40% डिसीज जो है ना दोस्तों, वो अकेली S1 ठीक कर सकती है दोस्तों, अकेली सिंगल मेडिसिन S1। इसलिए हमारे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर है जो हमारे सीनियर है और जो हमारे कुछ जूनियर भी हैं दोस्तों, वो केवल S1 देकर बहुत सारी डिसीज को चुटकी बजाते ठीक कर रहे हैं दोस्तों। वही ग्लास थेरेपी जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास दोस्तों, और उसी से बहुत ही ऑथेंटिक रिजल्ट ले रहे हैं। इसलिए S1 अकेली 40% डिसीज को कवर करने की क्षमता रखती है दोस्तों। लेकिन अगर यदि बात करें हम, अगर किसी को सेंग्वाइन टेम्परामेंट वाले व्यक्ति को आपने गलती से S1 दे दिया दोस्तों, यानी कि जिसको रक्त प्रकृति होती है, ब्लड से जुड़ा टेम्परामेंट होता है दोस्तों, अगर आपने उसको S1 दे दिया ना दोस्तों, तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बताया S2 का प्लांट, इसीलिए मैंने साथ में बताया कि जब S1 और S2 का कंपैरिजन बताऊंगा तो ये चीज बहुत अच्छे से समझना है कि जब हमको किसी पेशेंट का टेम्परामेंट देखना है, वो टेम्परामेंट देखने के बाद जब डायग्नोसिस करेंगे तो लिम्फेटिक टेम्परामेंट को तो S1 देना है, लेकिन सेंग्वाइन टेम्परामेंट को कभी S1 नहीं देना, उसको S2 ही देना है दोस्तों। अगर हमने गलती से S1 दे दिया तो उसको वर्टिगो यानी चक्कर आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अतः ऐसी कंडीशन में जब भी आपको ऐसा पेशेंट दिखे कि उसको चक्कर आ रहा है दोस्तों, और अगर आपको लग रहा है कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट का नहीं है, सेंग्वाइन का, तो S1 की जगह S2 दे दो दोस्तों, तुरंत उसको रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एंजाइटी को ग्रुप की मतलब A1, A2, A3, A4 और A5 में से, क्योंकि ब्लड टेम्परामेंट की मेन मेडिसिन यही A1, A2, A3 में से एक मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे दोस्तों हम। ठीक है, ये ओरिजिनल मेडिसिन है जो मैटिजी ने बनाई थी। A1 जो आर्टरी पे काम करती है, A2 जो वेन पे काम करती है, और A3 आर्टरी, वेन और हार्ट तीनों पे काम करती है दोस्तों। ठीक है, ये तीनों चीज जब हम लोग टेक्निकली सीख लेते हैं तो हमको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आता है कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट में S1 देना है, सेंग्वाइन टेम्परामेंट में या तो S2 दीजिए, या फिर एंजाइटी को ग्रुप में से A1, A2 और A3 में से एक मेडिसिन दीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी भी टेम्परामेंट वालों को रोग यदि S1 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा, भले ही सेंग्वाइन टेम्परामेंट का, लेकिन हमको लग रहा है कि उसको मिक्स टेम्परामेंट है और डोमिनेंसी भले ही सेंग्वाइन टेम्परामेंट की है, लेकिन फिर भी उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है दोस्तों, तो S1 को आप नेगेटिव में करके दे दीजिए आप। और S1 को जैसे ही नेगेटिव करके दोगे, वो पेशेंट जो सेंग्वाइन टेम्परामेंट का भी है दोस्तों, वो भी ठीक हो जाएगा। इसलिए किसी भी टेम्परामेंट वाले व्यक्तियों को यदि S1 के अंतर्गत कोई डिसीज आ रही है दोस्तों, अथवा अगर उसको पॉइजनिंग हो गई है, यानी उसके बॉडी में कोई पॉइजन अगर कलेक्ट हो गया दोस्तों, तो उसका प्रयोग बड़ी आसानी से हम लोग S1 के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। यही नहीं, यदि कोई भी क्रॉनिक डिसीज अगर डेवलप हुई है दोस्तों, ठीक है, कोई भी क्रॉनिक डिसीज डेवलप हुई है, अगर उसके होने के कारण वहां पर लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति है दोस्तों, तो S1 के देने पर आप मान के चलिए कि वहां पर उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और अगर वो एंजाइटी को टेम्परामेंट का है दोस्तों, तो तुरंत रिएक्शन होगा, वहां पर हमको S1 की जगह S2 देना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए S1 चूंकि पूरे बॉडी के ऐसा कोई सेल या टिश्यू नहीं है दोस्तों जहां वर्क नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए S1 को EH मेडिसिन का कार्य अगर देखेंगे, उसके फंक्शन के आधार पर इसको यूनिवर्सल रेमेडी का नाम दिया गया दोस्तों। यानी कि ऐसा कोई पार्ट या सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम नहीं है बॉडी का जहां S1 वर्क नहीं कर सकता, बशर्ते उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमको D4, D5, D6 में देना पड़ेगा दोस्तों। यानी उसके फंक्शंस के आधार पर, किस लेवल पर वो काम कर रहा है, उस लेवल के कार्य के आधार पर हमको मेडिसिन सिलेक्शन करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए अगर मान लीजिए कोई डिफरेंट डिसीज से ग्रसित व्यक्ति डिफरेंट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करा के आपके पास आता है ना दोस्तों, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले काम हमारा होता है कि उन डिफरेंट लोगों के पास से ट्रीटमेंट करा के आए व्यक्ति का जितना साइड इफेक्ट हुआ है, उन साइड इफेक्ट को हमको दूर करना है दोस्तों। तो सबसे पहली मेडिसिन सिलेक्शन होती है
S1, इसीलिए उसको कहा जाता है यूनिवर्सल मेडिसिन। दोस्तों जितनी भी डिफरेंट पैथीज होती है उन मेडिसिन के कुप्रभाव यानी उसके साइड इफेक्ट या उसके जो भी मतलब बैड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, उनको चुटकी बजाते दूर करने का गुण होता है S1 में। इसलिए S1 को 3 to 5 डेज सबसे पहले हमको कोई भी टेम्परामेंट का पेशेंट हो दोस्तों, उसमें ग्लोबल्स को घोलकर एक एक चम्मच फ्रीक्वेंटली पीने को दीजिए दोस्तों, तो उससे जितना भी साइड इफेक्ट होता है वो दूर हो जाता है। और इस प्रकार किसी भी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड डिसीज को आप जब ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों, तो उसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहली शुरुआत आपको S1 के 5 ड्रॉप से करना चाहिए। दोस्तों आपको S1 की 5 ड्रॉप को दिन में 2 या 3 बार अवश्य देना चाहिए और स्पेशली खाने के पहले देना चाहिए। दोस्तों इस मेडिसिन को ड्राई ग्लोबुल्स में अगर देते हैं दोस्तों तो ज्यादा मात्रा में और पॉजिटिव डोज देने पर दोस्तों ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स के जो फंक्शन होते हैं उनको बढ़ा देता है। और जब लिम्फेटिक ग्लैंड के फंक्शन बढ़ते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था जितने भी लिम्फ का प्रोडक्शन होगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि D3 या D4 में जब देते हैं हम तो किसी भी पॉजिटिव डोज कहलाता है दोस्तों। और पॉजिटिव डोज देने पर किसी भी प्रकार के लिम्फेटिक ग्लैंड के जो फंक्शन होते हैं दोस्तों, यानी उनके लिम्फ का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाएगा। और जब लिम्फ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना दोस्तों, तो ये एक तरह से पूरी सफाई करना शुरू कर देगा। जितनी भी गंदगी वहां मौजूद थी उन गंदगी को बाहर निकालना शुरू कर देगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात लसिका अगर अधिक मात्रा में, लिम्फ अगर अधिक मात्रा में बन रहा है दोस्तों, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा दोस्तों, ब्लड में लिम्फ की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और जब हम लोग जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम लोग क्या सीखते हैं दोस्तों, यहां पे वो चीज देखिएगा, आपने कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराया यानी TND, टोटल काउंट और डिफरेंशियल काउंट क्यों कराया आपने, कभी सोचा है आपने क्या देखते हो आप उसमें? ठीक है दोस्तों, यही लिम्फ की सेल्स को आप वहां पर डायग्नोसिस करते हो दोस्तों। मान लो आपने अगर काउंट देखा, टोटल काउंट, तो हम लोग देखते हैं 4000 से 11000 काउंट बताते हो आप कि भाई 4000 से 11000 काउंट है। ठीक है, 11000 से बढ़ गया तो क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे कि भाई इसको ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ल्यूकोसाइट सेल जो हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर होता है, जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है, वो किससे बनता है, इसी लिम्फ से बनता है दोस्तों। तो वो अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है यानी कि बॉडी में कोई इंफेक्शन मौजूद है दोस्तों। ठीक है, अगर टोटल काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा 11000 से ऊपर तो आप ये बता दोगे कि हाँ यहाँ पर मिला हुआ है। लेकिन मान लो अगर 4000 से नीचे हो गया दोस्तों, तो यानी कि WBC की मात्रा बहुत कम हो गई, इसका मतलब ल्यूकोपीनिया हो गया दोस्तों। तो ल्यूकोपीनिया तो कैंसर में भी होता है, टाइफाइड में भी होता है, बहुत सारी डिसीजेस है। तो हम उन चीजों को कैसे डायग्नोसिस करेंगे, और वहां पर अगर लिम्फेटिक ग्रुप के मेडिसिन का वर्क होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, यानी कि वहां पर अगर डिफरेंशियल काउंट के लेवल पर आएंगे तो न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब एक्यूट इन्फेक्शन है। लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन है। इयोसिनोफिल बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो रहा है, हो सकता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, कोई भी एलर्जेंस हमारी बॉडी में हो। मोनोसाइट बढ़ा हुआ तो कहां पर, ब्रेन के लेवल पर काम ज्यादा हो रहा है, यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस है। बेसोफिल बढ़ा हुआ है दोस्तों तो कैंसर भी हो सकता है, बहुत क्रॉनिक डिसीजेस भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस जहां होता है वहां पर बोन मेरो की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन जब हमको समझ में आता है तो वो हमारे इन्हीं लिम्फेटिक फंक्शन पे होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब यहां पर S1 देकर हम किसी का WBC काउंट बढ़ा सकते हैं दोस्तों, तो ये स्पेशली जब लिम्फ की मात्रा बढ़ेगी तभी हो सकता है दोस्तों। तो वहां पर हमको ये चीज ध्यान में रखना है। तो इसमें न्यूट्रोफिल्स जो होता है दोस्तों वो सबसे बेटर काम करता है। इनका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है दोस्तों, यानी WBC का घटा हुआ कंपोजिशन बढ़कर नॉर्मल स्टेट में आ जाता है दोस्तों। और रोगों से या जितने भी डिफरेंट टाइप की डिसीजेस होती हैं या जो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी में एलर्जी का कारण बनते हैं दोस्तों, या उन सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी की जो लड़ने की शक्ति होती है दोस्तों, इन्हीं WBCs के माध्यम से होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि 10 में से 9 डिसीज को यही लिम्फेटिक टेम्परामेंट के यानी इन्हीं लिम्फ के ऊपर वर्क करके हम केवल और केवल S1 से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये उनको बढ़ा देती। इसलिए अगर कोई भी महामारी फैलती है दोस्तों, यानी कोई भी इंफेक्शियस डिसीज फैलती है दोस्तों,
तो वहां पर जो है दोस्तों ये मेडिसिन एक तरह से प्रिवेंटिव का काम करती है दोस्तों। इसलिए मैंने अकेले ने 22,000 लोगों को कोरोना में मेडिसिन दी है दोस्तों, और ये मेरा रिकॉर्ड है कि 22,000 लोगों में से एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ दोस्तों। और जितने कोरोना पॉजिटिव लोगों को हमने ट्रीटमेंट दिया, हमारे ग्रुप ने मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव किया है दोस्तों। हमारे ग्रुप के बहुत सारे अकेले व्यक्ति जैसे डॉक्टर शैलेंद्र चौहान है, डॉक्टर किरण शेट्टी सर है, इन लोगों ने अकेले 15-15, 20-20 हजार लोगों को इन्होंने ठीक किया है दोस्तों। और मेरे जितने फ्रेंड्स है सीनियर, डॉक्टर KR वर्मा सर हैं, डॉक्टर रेनू मैडम है, इन लोगों ने, डॉक्टर गजेंद्र दसूंदी सर है, बिरला सर है दोस्तों, इन लोगों ने, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने इस चीज को प्रूफ किया है दोस्तों, और हमने वो प्रूफ को कलेक्ट किया है दोस्तों। आते समय में हम लोग इस चीज को गवर्नमेंट के सामने देने वाले हैं। अगर हम नॉर्मल स्टेट में देखें दोस्तों, तो अगर WBC काउंट कम होता है तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब ब्लड और लिम्फ दूषित हो गया तभी तो हमारी इम्यूनिटी लो हो रही है, हम क्या करते हैं, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं। और जब ब्लड और लिम्फ प्यूरिफाई होगा तो डेफिनेटली ये WBC जब बढ़ेगी ना दोस्तों, नॉर्मल कैटेगरी में 4,000 11,000 के बीच में हो गई, तो हमारी इम्यूनिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी। यही काम हम स्क्रोफलोसो ग्रुप की S1 मेडिसिन के माध्यम से करते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट डिसीजेस जो होती है और जो सब्सटेंस है जो हमारे लड़ने की शक्ति को कम कर देता था दोस्तों, उनको हम मेंटेन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और डिफरेंट प्रकार के जो फॉरेन मैटर होते हैं उनसे लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है दोस्तों। इसीलिए जब हम देखेंगे तो ये एक प्रिवेंशन का काम करेगी, इसलिए हमारा शरीर बिल्कुल स्ट्रांग, सुंदर, आभायुत, मजबूत, सुडेल बन जाता है दोस्तों। इसीलिए जितने भी हमारे ग्रुप के डॉक्टर होते हैं, वो सिंथेसिस एक मेडिसिन होती है जिसमें S1 C1 A1 F1 वर्वन जितने 1 है, और उसमें WE8 करके हम लोग सेकंड डायल्यूशन में कंटिन्यू लेते आ रहे हैं दोस्तों। और हम लोगों का फीडबैक है, हम जितना देर काम करना चाहते हैं उतना देर काम कर लेते हैं। और क्योंकि डॉक्टर ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड पर्सन कंटिन्यू आते हैं दोस्तों। हम जिंदा रहेंगे जब तो हमारा परिवार ग्रोथ करेगा। तो ये सिंथेसिस और WE जो होती है दोस्तों, मैं आप सबको भी कहता हूं, आप बनाइए अपनी क्लिनिक पे और इसको लेना प्रारंभ करिए, ताकि हम किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित न हो दोस्तों, हमारा पूरा परिवार उस रोग से बचा रहे और हम बहुत स्ट्रांग लाइफ जिए। हमारी एज अगर 50 की गॉड ने लिखी है तो हम 60 साल जिंदा रहें दोस्तों। ये सबसे बड़ा हमारा सिंथेसिस WE का फीडबैक देखा है दोस्तों। शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, उन ऑर्गन्स की जो सबसे छोटी इकाई सेल होती है दोस्तों, तो उन सेल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी तो सिक्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर सेल के लेवल पर आप देखेंगे दोस्तों, तो S1 जो होती है वो सेल पे काम करने वाली पहली मेडिसिन होती है दोस्तों। तो जब सेल पे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा, जब भी तो टिश्यू के लेवल पर आएगा दोस्तों। अगर टिश्यू के लेवल पर आएगा तभी तो वो ऑर्गन के लेवल पर आएगा, और जब ऑर्गन के लेवल पर आएगा तभी तो सिस्टम के लेवल पर आएगा, और जब सिस्टम के लेवल पर आएगा तभी तो हमारी बॉडी में बाहर दिखेगा कि हाँ भाई ये डिसीज है, वो सेल से शुरू हुई और हमारी बॉडी पे दिख रही। सेल पे आएगी तो हमको पता चलेगा क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। जब ऑर्गन पे आएगी, टिश्यू पे आएगी, ऑर्गन पे आएगी, तब हमको पता चलेगा कि हमारा ये फंक्शन गड़बड़ हो गया दोस्तों। तब हम लोगों को ये ध्यान में आता है कि हमारी सेल प्रभावित हो गई है, उसकी ग्रोथ इफेक्टिव हो गई है दोस्तों। तो ओल्ड एज की बात करें हम दोस्तों, तो ओल्ड एज में बूस्टर का कार्य करती है दोस्तों। एक प्रकार से यंग एज से लगाकर ओल्ड एज तक दोस्तों एक टॉनिक का काम करती है। इसीलिए मैंने इसका नाम जनरल टॉनिक में बूस्टर के रूप में रखा है दोस्तों। ये जनरल टॉनिक का सबसे बड़ा फ्रेमवर्क होता है जिसके माध्यम से हम पूरी बॉडी में एनर्जी का लेवल मेंटेन करते हैं दोस्तों। और यही मेंटेनेंस हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एज बनाता है और ओल्ड एज में बूस्टर का कार्य करवाता है दोस्तों। शरीर में, बॉडी में जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर आते हैं दोस्तों, ठीक है, जितनी भी हेरिडिटरी डिसीज आती है ना दोस्तों, S1 और वेन1 दो ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो पूरी बॉडी के हेरिडिटरी डिसीज की नंबर 1 मेडिसिन होती है दोस्तों। और जिनको हम देकर, नेगेटिव में देकर, जितनी भी हेरिडिटरी डिसीज होती है उसको हम उसी पीढ़ी में खत्म कर देते हैं दोस्तों। अगर वो व्यक्ति शादी से पहले हम लोगों के पास आ जाता है तो S1 वेन1 को नेगेटिव देकर हम उसकी आगे की पीढ़ी में उस हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर होने को रोक देते हैं दोस्तों। इतना पावर है इलेक्ट्रोमेपैथ डिसीज में दोस्तों, ये मेडिसिन में दोस्तों। किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार के कोई टॉक्सिक वायरस हो जाए तो वहां पर लिम्फ की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को ये मेडिसिन
100% क्यूर करने की क्षमता रखती है दोस्तों। केवल हमको पर्टिकुलर डायग्नोसिस करने की जरूरत है कि ये टेम्परामेंट कौन सा है, और इस टेम्परामेंट के आधार पर हम जब S1 को दे रहे हैं तो ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट का ही केस होना चाहिए, और लिम्फेटिक टेम्परामेंट का केस है तब भी हमको S1 को वहां पर सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो कोई भी वायरस हो जाए, कोई भी बैक्टीरिया हो जाए दोस्तों, पहली बात तो अगर S1 आप लेते रहते हो या सिंथेसिस सेकंड डायल्यूशन WE लेते रहते हो दोस्तों, तो पहली तो वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी में दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी में वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, और अगर डेवलप भी हो भी गया दोस्तों तो बहुत ही तेजी के साथ उसको बॉडी लिम्फेटिक सर्कुलेशन के माध्यम से उसको मारकर तुरंत बाहर निकाल देगा। इसलिए ये एंटी टॉक्सिक रेमेडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मैंने अभी सबसे पहले उदाहरण दिया था बिच्छू का दोस्तों। बिच्छू का जो टॉक्सिन अगर गलती से प्रवेश भी कर गया, क्योंकि वो काटता है, वो काटने के माध्यम से अंदर वो प्रवेश किया दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी बाहर निकालने का मेनली काम यहां पर S1 करती है दोस्तों। तो S1 से ये सुनिश्चित हो जाता है दोस्तों कि बॉडी की इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रहती है अगर हम कंटिन्यू लेते हैं दोस्तों। अगर हम कंटिन्यू इसको लेते हैं, स्कॉर्पियन बोलते हैं दोस्तों बिच्छू को, ठीक है ना, अगर हम कंटिन्यू इस मेडिसिन को लेते हैं दोस्तों, तो मान के चलिएगा कि वहां पर स्पेशली इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रहती है और हम किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से आसानी से बच सकते हैं दोस्तों। यदि बॉडी में किसी भी टॉक्सिक पदार्थों से लड़ने की क्षमता देखें दोस्तों, तो वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सेल्स बना के रखती है दोस्तों। अर्थात हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इस हेल्दी स्टेट में रहेगी तो किसी भी प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंसेस से लड़ने की शक्ति उसमें कंटिन्यू वर्क करती रहती है। लेकिन अगर उन पदार्थों को या उन सब्सटेंसेस को शरीर या तो नष्ट करके बाहर निकाल देता है, या इसके विपरीत यदि बहुत ज्यादा विषैले या टॉक्सिक या इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस होते हैं दोस्तों, वो अगर उनका पावर हमारी इम्यूनिटी के पावर से बहुत ज्यादा अधिक होता है दोस्तों, तो डेफिनेटली वो हमारे शरीर के अंदर की जो सेल्स होती है उनको डैमेज करना शुरू करते हैं, उनको टॉक्सिक मटेरियल के माध्यम से उनको डैमेज करते हैं। और जब सेल डैमेज होती है तो उनसे केमिकल निकलता है दोस्तों, और ये केमिकल जो उसके आसपास की उन सेल को मिलने से जो टिश्यूज बनते हैं उनके लेवल पर जाकर उनके आसपास की सेल को भी डैमेज कर देता है दोस्तों। और जब वो सेल्स पूरी डैमेज होगी तो पहले सेल, फिर टिश्यू और फिर ऑर्गन के लेवल पर डैमेज होता है। और जब ऑर्गन के लेवल पर डैमेज होता है दोस्तों, तो वहां पर डेफिनेटली नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है दोस्तों। और जब नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा तो मान के चलिए कि ये शुरुआत हो जाएगी हमारे बॉडी की डेथ की दोस्तों। अर्थात शरीर का अंत वहां पर बहुत ही क्लोज हो जाएगा। चाहे वो कोई भी विषैला पदार्थ या टॉक्सिक सब्सटेंसेस या बैक्टीरिया वायरस धीरे धीरे हमारी बॉडी में स्लो एक्शन के रूप में कार्य कर रहा है, जो हमको डीपली धीरे धीरे करके डीपली हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है दोस्तों। और तेजी के साथ वहां पर या तो स्लो पॉइजन के रूप में या फिर किसी भी प्रकार के, आजकल आप देखते हो दोस्तों जितने भी नशीले चीजें ले रहे हैं दोस्तों, लोग पान बीड़ी गुटखे को बड़े शौक से खाते हैं, पाउच को देखो बड़े शौक से खाते हैं। आजकल तो चाइनीज जितने व्यंजन है दोस्तों बड़े लोग बड़ी खुशी से खाते हैं, लेकिन अजीनोमोटो के बारे में वो जानते नहीं है, जानते हैं तो भी वो अनजाने बनते हैं दोस्तों। और मैंचूरियन हुआ है ना, ये सब चीजें वो लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं धीरे धीरे हम लोगों की बॉडी को पूरा पॉइजनाइज कर देते हैं दोस्तों। और जब सेल को डेथ करते हैं तो स्लो पॉइजन के रूप में धीरे धीरे हमारी सेल डैमेज हुई, सेल से केमिकल निकला तो टिश्यू डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज हुआ तो वो आसपास के टिश्यू को भी डैमेज करेगा, तो ऑर्गन प्रभावित हो जाता है दोस्तों। तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी नशीली चीजें होती है दोस्तों, जब हम उसका सेवन करने लग जाते हैं, जैसे मान लो तंबाकू खाना, ठीक है, शुगर चीनी भी एक तरह से आदत पड़ जाती है दोस्तों, ठीक है ना, चाय पीना, बहुत ज्यादा चाय पीना, बहुत ज्यादा बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, भांग खाना, अफीम खाना, चरस खाना, हीरोइन लेना दोस्तों, ये जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल कहीं ना कहीं हमारे पूरी बॉडी को डैमेज करते हैं दोस्तों, और ये हमारे को अंत के करीब ले जाते हैं। यानी इनके ज्यादा समय तक, लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद हमारे बॉडी का फंक्शन डैमेज हो जाता है। और जब बॉडी का फंक्शन डैमेज हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा शरीर जो पहले काम करता था वैसा नहीं कर पाएगा, और हमारा शरीर खोखला होकर धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा दोस्तों, और हम भी इसी कंडीशन में आ जाते हैं।
हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी S1 का रोल बहुत जबरदस्त होता है। इन सभी चीजों को, नशे को छुड़ाने के लिए S1 हमारी नंबर 1 मेडिसिन के रूप में सिलेक्शन होती है दोस्तों। S1 से किसी भी आदमी को आप इस लेवल पर ठीक कर सकते हो कि वो किसी भी प्रकार के पॉइजन को छोड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इजी है जो हम लोगों को टेबल प्रैक्टिस में सीखने को मिला है दोस्तों। इसके फलस्वरूप अगर मान लीजिए नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो जाता है तो एकदम से नहीं होता दोस्तों, धीरे धीरे करके उसका फंक्शन एक पहले इतने पोर्शन में, पहले लोकल पोर्शन में, फिर जनरल पोर्शन में आता है, धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में फैल जाता है दोस्तों। जिसके कारण अगर नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है तो मान के चलिए कि वो ऐसी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है कि उसके बाद बहुत सारी मेडिसिन तो उस पर काम ही नहीं करती दोस्तों। और जब वो अपने सेंस को खो देता है, यानी सेंसरी सिस्टम का फंक्शन वहां लॉस हो जाता है दोस्तों, तो वहां पर भी S1 ही एकमात्र ऐसी मेडिसिन है जो उसके सेंसेस को वापस ला सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि जब S1 यहां पर उसके सेंसेस को वापस ला सकती है तो क्यों ना नर्वस सिस्टम पे काम करें हम, क्यों ना हम पैरालिसिस पे काम करें। हम पैरालिसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो हम वहां पर S1 को कुछ समय तक न्यूट्रिशन के लिए ओरिजिनल D4 D6 में D5 में दे सकते हैं दोस्तों, जिससे ऑर्गन का न्यूट्रिशन हम कर दें कुछ समय के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद में हमको जाना पड़ेगा हाइपोटेंसी पे दोस्तों, यानी 1000 पे। क्यों? क्योंकि हमको पता है दोस्तों कि ये नर्वस सिस्टम की डिसीजेस है, तो हम लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना है। लेकिन पहले 1 या 2 महीने में हमको अकॉर्डिंगली पेशेंट को न्यूट्रिशन देना, जिससे उसके नर्व के लेवल पर जो ऑर्गन डैमेज हुआ है उस डैमेज के ऑर्गन के फंक्शन के लेवल पर और उसके नर्व को वहां पर न्यूट्रिशन मिल जाए। और जब न्यूट्रिशन मिल जाएगा तब हम नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी पहले 1000 डाइल्यूशन 1 महीना, दूसरे महीने हम 500 या 200, उसके बाद 100, उसके बाद 30, उसके बाद 10, उसके बाद 5th, 3rd, 2, 1, इस तरह से हम जब लेवल लेके आते हैं दोस्तों, तब हमारा पैरालिसिस कैसा भी हो, मैक्सिमम कंडीशन में उसको इस लायक बना देते हैं कि वो अपना खुद का काम खुद कर सकता है दोस्तों। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा फ्रेमवर्क होता है नर्वस सिस्टम का, और जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे आखिरी के 3 महीने में, तब आपको मैं फीडबैक सहित, बकायदा प्रूफ के सहित बताऊंगा कि कितने पैरालिसिस के पेशेंट हम लोगों ने ठीक करे, आज वो इस लायक हो गए कि अपना खुद का काम वो खुद करते हैं दोस्तों। और वो फीडबैक देते हैं कि साहब आपने तो हमारी जिंदगी कम से कम इस लायक बना दी कि हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहे। और उसके पीछे यही साइंटिफिक कारण है दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं। ये टेक्निकल पॉइंट्स है जो आपको सीखना है। अगर सीख गए तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे लेवल आने पर भी आपको कोई बड़ी बात नहीं, साल भर में आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे दोस्तों। यदि किसी भी प्रकार का पॉइजन हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में क्या करेगा? सबसे पहले दोस्तों जो ब्रेन के सेंटर होते हैं, ठीक है, सबसे पहले वो ब्रेन के सेंटर को ब्लॉक करेगा दोस्तों। ठीक है, तो जब ब्रेन के सेंटर की जो सेल्स होती है वो जब प्रभावित हो जाती है दोस्तों, तो आप मान के चलिए अगर ज्यादा पॉइजन किसी को पहुंच गया और जो वो ब्रेन को ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उस बैरियर को क्रॉस कर गया दोस्तों, फिर हम उस पेशेंट को नहीं बचा सकते, वो पेशेंट तुरंत डेथ हो जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जैसे आपने बहुत सारे कंडीशन में देखा होगा, डिलीवरी के समय जब बच्चे को डिलीवर किया जाता है दोस्तों, तो ज्यादातर जो फोर्सेप डिलीवरी होती है उसमें एक कंडीशन डेवलप हो जाती है दोस्तों, वहां पर हाइड्रोसिफिलिस डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को फोर्सेप से खींच के निकाला जाता है तो वहां पर उस कंडीशन में कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है, तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो बाहर कलेक्शन हो जाता है दोस्तों। और ऐसी कंडीशन में ज्यादातर उसको जो ब्रेन को सप्लाई होती है वो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां नहीं हो पाती है दोस्तों। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो मैक्सिमम कंडीशन में हम देखते हैं कि वहां हाइपोक्सिया के कारण उसकी जो ब्रेन की सेल होती है उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। अब आपको पता है कि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और जब वहां पर खुद उसके ब्रेन के जिस पार्ट में वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है दोस्तों, अगर वो पार्ट डैमेज हो गया तो उस पार्ट के डैमेज के कारण वो पार्ट जिस बॉडी के जिस फंक्शन को कवर करता है वो फंक्शन उसका प्रभावित हो जाता है दोस्तों, और इस प्रकार से बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। ठीक है, तो मेंटली रिटार्डेड बच्चों को इस लेवल पर देखा जाता है कि वहां पर उनकी जो सेल्स अगर प्रभावित हो गई दोस्तों, तो या तो वो बच्चा बहुत जल्दी मर जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहली बात, अगर नहीं मरेगा तो वो इस लायक हो जाएगा कि वो न जिंदा में रहेगा न मरने के लायक रहेगा दोस्तों। वो उसका पूरा काम किसी न किसी माँ या बाप या दादा या दादी या नाना या नानी के ऊपर पूरा आधारित हो जाएगा। वो जितना काम करवा सकते हैं वो करवाएंगे, अन्यथा वो बच्चा खुद के लिए कुछ काम नहीं कर पाता है दोस्तों। तो ये सभी कंडीशन जो होती है ना, S1 अकेले क्योर करने की क्षमता रखती है दोस्तों। इसीलिए S1 को इतना मैंने टॉप
क्लास पे रखा है, जिससे मैक्सिमम डिसीजेस को हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं दोस्तों। इस मेडिसिन का अगर डायरेक्ट इफेक्ट देखोगे ना, तो मैंने आपको बताया था सेरिब्रम और सेरिब्रम, इसीलिए मैंने बताया था कि ब्रेन के सभी सेंटर पर, सभी सेंटर के सभी सेल पर S1 का काम होता है दोस्तों। इसलिए इस मेडिसिन के 2 ड्रॉप से 50 ड्रॉप तक आप अकॉर्डिंगली इमरजेंसी कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सबसे पहले क्या करेगी, ब्रेन के जो सेंटर होते हैं उनकी सेल में वहां पर वर्क करेगी, वहां पर उनके सिक्रेशन को मेंटेन करेगी, वहां पर उन सेल के पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करेगी। इसीलिए मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म पे काम करती है दोस्तों। तो मेटाबॉलिज्म ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म हो गया दोस्तों, ठीक है, ये सेल के अंदर भी न्यूट्रिशन का काम होता है, सेल का स्वयं का भी काम होता है दोस्तों। तो वहां पर भी ये काम करती है और बेसिकली वहां पर बहुत डीपली वर्क करके दोस्तों, सभी सेंटर पे काम करके, वहां के सेल में डिफरेंट लेवल पर वर्क करके, क्योंकि एक जैसी सेल नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का ग्रुप आपस में मिलकर ऑर्गन टिश्यू बनाता है, और ये टिश्यूज जो एक जैसे काम करते हैं वो आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं दोस्तों। तो यहां पर ये चीज हमको बहुत टिपिकली देखने को मिलती है। तो नर्वस सिस्टम की वीकनेस को खत्म करने का काम S1 करती है दोस्तों। तो जब इनका हमको ये फंक्शन पता है दोस्तों, तो फिर हम किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज में, न्यूरोलजिया के केस में S1 को कैसे छोड़ सकते हैं दोस्तों? आप लोग सिलेक्ट करिएगा, आप लोग डिसाइड करिएगा कि न्यूरोलजिया यानी कोई पेन होता है, आप कैसे S1 को छोड़ सकते हो दोस्तों? जो डायरेक्टली नहीं, लेकिन नेगेटिव में तो आपका नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है ना, तो नर्वस सिस्टम की वीकनेस को दूर करने का काम करती है D6 में दोस्तों। D6 से ऊपर जब जाओगे तो नर्वस सिस्टम की वीकनेस को तुरंत ठीक करने का काम करती है दोस्तों। मनुष्य अगर कोई किसी कारण पर शॉक लगने के कारण अनकॉन्शियस हो जाता है दोस्तों, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है दोस्तों, तो उन अनकॉन्शियस स्टेज में भी धीरे धीरे उसको दूर कर देती है दोस्तों। अगर आपको कोई पेशेंट कहीं पर बेहोश मिल गया दोस्तों, तो आपको करना क्या है, ठीक है, 1 ड्रॉप S1 की और 1 ड्रॉप आरी की दोनों नाक में डाल दीजिए आप दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले S1 की 1-1 ड्रॉप दोनों नाक में, और दूसरी आरी रेड इलेक्ट्रिसिटी की 1-1 ड्रॉप दोनों नाक में डाल दीजिए। टाइम घड़ी के मान से गिनती कर लीजिए 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स। पेशेंट आंख खोल के आपके सामने खड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, खड़ा नहीं हो पाएगा तो आंख खोल देगा दोस्तों। ये हजारों पेशेंट पे प्रूवन किया गया फार्मूला है दोस्तों, जो जितने सीनियर प्रैक्टिशनर है वो इस चीज को बहुत अच्छे से बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो S1 आरी जो होता है इतना बड़ा मैजिक होता है दोस्तों, क्योंकि आरी जो होती है वो लिम्फेटिक ग्रुप की सपोर्टिव मेडिसिन होती है, सपोर्टिव इलेक्ट्रिसिटी होती है दोस्तों, इसलिए यहां पर ये मैजिक चीज हमको देखने को मिलती है दोस्तों। तो जब भी आप अगर ऐसे केसेस में देखोगे तो S1 आरी क्या करेगी, वहां पे S1 और आरी वहां पर ग्लैंड जो भी इन्वॉल्व होगी उस पर्टिकुलर पार्ट में, उन ग्लैंड के फंक्शन को तेज कर देती है दोस्तों। और जब वो फंक्शन को तेज करती है तो जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, वो जितने भी निकटवर्ती पोर्स होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, या पास के जितने भी स्थान होते हैं जहां से वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकाला जा सकता है, पॉइजनस मटेरियल को बाहर निकाला जा सकता है, वहां से ये S1 उनको बाहर निकालने का काम करती है दोस्तों। जैसे यदि पॉइजन अगर माउथ से लिया गया है दोस्तों, और वो इसोफेगस और स्टमक में पहुंचकर इरिटेशन पैदा कर रहा है दोस्तों, यानी कि वहां पर वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर रहा है। तो ये जब S1 वहां पर, अगर मान लीजिए किसी को पॉइजनिंग हो गई, किसी ने जानबूझकर दवाई पी ली, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको तुरंत 1 गिलास पानी लेना है, गुनगुना पानी लीजिए, 1000 MMP ग्लोब्यूल्स, S1 की 1000 ग्लोब्यूल्स को उसमें डाल दीजिए आप और घोल दीजिए आप उसको, ठीक है। और S1 को तुरंत आप वहां पर एक चम्मच फ्रीक्वेंटली एवरी 10 मिनट्स, आप प्रति 10 मिनट पर 1-1 चम्मच पिलाना चालू करिए दोस्तों। 1 घंटे के अंदर देख लीजिएगा आप, जितना भी पॉइजन होता है वोमिटिंग करा देगी S1, ठीक है। अब देखिए आप, नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है, स्ट्रांगली ग्लैंडुलर सिक्रेशन करा रही है, और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको निकटवर्ती द्वार से, तब स्टमक का मटेरियल कहां से जाएगा दोस्तों, या तो आगे की तरफ जाएगा तो स्टूल के माध्यम से जाएगा, लेकिन पॉइजन तो वहां डैमेज कर रहा है, बॉडी उसको नीचे की तरफ नहीं लेके जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ऊपर के साइड से वोमिटिंग करा देगी दोस्तों। तो जितना भी पॉइजन वहां पर रहता है स्टमक के लेवल पर, सारा पॉइजन वहां से बाहर निकल जाएगा दोस्तों, और
बड़ी आसानी के साथ जो व्यक्ति बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है दोस्तों, जिसको हम नहीं बचा सकते, उसको भी मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, आप में से कई लोग फीडबैक दे देंगे साल भर के अंदर कि वो पेशेंट को हमने 1 घंटे के अंदर इस अवस्था में ला दिया कि उसको हॉस्पिटल ले गए और वो बच गया दोस्तों। ठीक है, बड़ी आसानी से हम ऐसे केसेस को कवर कर सकते हैं। यदि स्टमक से पॉइजन इंटेस्टाइन में पहुंचा दोस्तों, मान लो बहुत सारे कारणों में ऐसा होता है कि वहां पर पानी बहुत ज्यादा पिला दिया जाता है पेशेंट को, और ऐसी कंडीशन में ज्यादातर जो वहां पर लेवल होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है दोस्तों। तो इंटेस्टाइन में अगर पॉइजन पहुंच गया दोस्तों, तो मान के चलिए कि उस पेशेंट को तुरंत दस्त लगने लगते हैं दोस्तों। 2, 4, 8, 10 जितने पॉइजन वहां मौजूद रहेगा उतना दस्त लगा देगा दोस्तों, और दस्त के माध्यम से उसको बाहर निकालने का काम S1 करता है दोस्तों। तो अब आप देख लीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि जब इस टाइप का कोई केस आपके पास आता है तो आपको क्या करना है। मैंने पूरा प्रोटोकॉल आपको बताया दोस्तों। यदि मान लीजिए इसके साथ साथ अगर किसी को ब्लड में अगर मान लीजिए पॉइजन पहुंच गया दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा भाई, आपको पता है कि ब्लड भी प्यूरिफिकेशन के लिए किडनी के लेवल पर जाता है दोस्तों। ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां पर होता है, किडनी के लेवल पर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो भी मटेरियल गंदा जाएगा, पॉइजन जाएगा, वो किडनी के लेवल पर जाएगा। तो जब पॉइजन अगर हमारी बॉडी में है तो यही S1, यही ग्लोबुल्स, यही 1 चम्मच, आप 1 चम्मच जो दे रहे हो 10 मिनट पे, यही किडनी के लेवल से उसको बाहर निकालने का काम करेगा, एक्सक्रीशन करने का काम करेगा दोस्तों। तो वहां पर किडनी को स्टिमुलेट करके, किडनी के फंक्शन को बढ़ाकर, यूरिन को बहुत तेजी के साथ में बढ़ाकर, वहां पर कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनाकर, जितना कॉन्सेंट्रेट एसिड होता है उसको बाहर निकालने का काम S1 करता है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, बहुत बार हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा, पसीना, जो पसीना आता है ये भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन साधन होता है दोस्तों। तो ये हमारे पसीने के माध्यम से, यानी कि स्वेट ग्लैंड के माध्यम से पसीने को बढ़ाकर हमारे बॉडी से, स्किन से पूरा जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है दोस्तों। तो जितने भी बॉयल्स होते हैं, फोड़ा फुंसी होते हैं, स्किन डिसीज होते हैं, आपको कैसे पता लगता है दोस्तों? जब पेशेंट आपको बोलता है कि साहब मुझे पहले तो कुछ नहीं था, अभी मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो मुझे बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, बार बार बॉयल्स हो रहे हैं, बार बार मुझे बहुत बड़े बड़े कार्बनकल्स हो रहे हैं, मुझे एक्जिमा हो गया, मुझे डर्मेटाइटिस हो गया, मुझे सोरोसिस हो गया। ये क्या है? ये जब भी हेल्दी स्टेट में कोई डिसीज के कण अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारी बॉडी उसको आउटवर्डली, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर उसको बाहर निकालने का काम करती है दोस्तों। और जब किसी डिसीज को बाहर निकालने का काम करती है तो वो इंडिकेट कराती है कि हमारी बॉडी का इम्यून पावर लो हो रहा, भैया आपको अलग से मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। अगर हम मेडिसिन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में अभी 15% ऑर्गन प्रभावित हुए, धीरे धीरे जब एक्यूट केस सब एक्यूट में चले जाएगा तो 50%, जब क्रॉनिक में हो जाएगा तो 70 से 75%, नहीं तो पूरा 100% ऊपर भगवान जी के पास। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कैरेक्टर लाकर मेडिसिन और उसके डिसीज का कोरिलेशन जानकर हम दोस्तों बड़ी इजीली S1 के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी डिसीज हो उसके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम बहुत इजीली हम करते हैं दोस्तों। यही हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम इसी प्रकार से बॉडी के बाहर पॉइजन को निकालना और किसी भी प्रकार के हमारे सिस्टम को क्लियर करने का मेन काम हमारा S1 करता है दोस्तों। तो S1 क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कितने प्रोटोकॉल्स मैंने बताया, अभी तो केवल 20% बताया दोस्तों। आगे हम कल और देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग करना है तो आप कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो सर, जो आपने SY बताया ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सभी 1 और वो WE लास्ट में? सर बिल्कुल दे सकते हैं। तो टेम्परामेंट सिलेक्ट करते आना चाहिए आपको, है ना सर? नहीं, टेम्परामेंट वाला नहीं, जो SY बताया हर, जैसे S1 C1 A1 F1 ये सभी 1 है जो, और WE इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला सर? सिंथेसिस। आपने फिर से सुनिएगा, मैंने कहा ओल्ड एज बूस्टर है, टॉनिक के रूप में काम करता है और हम डॉक्टरों के लिए, आपने सुना नहीं शायद, ठीक है सर? ये किसी ने बताया था छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए,
तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते उसमें? ये S1 L1 A3 दे सकते हो आप। सर प्रोटोकॉल बंद कर दीजिए, आप सिर्फ पढ़ाइए, प्रोटोकॉल से कंफ्यूजन हो जाएगा। हेलो सर। सर अभी आपने जो जी। बताया है कि अगर अनकॉन्शियस हो जाए तो उसको नाक में S1 और RE की एक एक ड्रॉप डालनी है दोनों नाक में, जी तो वो S4 डालेंगे ना सर? D4 सॉरी S4 क्या होता है आपको पता है? S4 क्या है? सर D4 में सॉरी सर। हाँ, D4 से में डालना डालेंगे है। ना? हाँ ओके सर, थैंक यू। जी। सर ये पॉइजन के लिए मोर डाइल्यूशन में ही देना पड़ेगा सर, या D4 में देना पड़ेगा? सर D4 की ग्लोबल्स होगी तो बहुत अच्छे से काम करेगी, इमीडिएट काम करेगी, पर थोड़ी सी ज्यादा ग्लोबल्स हेलो लेना, सर। 100 ग्लोबल से 1000 ग्लोबल्स, ठीक है? हेलो सर। हेलो सर एक पेशेंट को दिया था सर D4 में S1, लेकिन वो पेशेंट नहीं बचा सर। सर आपने कितनी देर पहले लिया उसको? पेशेंट आपके पास कितनी देर पहले आया? नहीं नहीं सर, मेरे पास पेशेंट नहीं आया था, ये रिम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ था। हेलो। जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप सिलेक्ट करिए सर। जब आपके पास एक्यूट केस में पेशेंट आता है और तुरंत आप देखो तब आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है? नहीं सर, वो 10:30 का पॉइजन किया तो 2 o'clock वैसा मैं अटेंड करा। सर हमारे साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ सर। हेलो सर। सर जो सिंथेसिस लेना है हम लोगों को, जी हाँ जी, जो सिंथेसिस लेना है हम लोगों को, वो सुबह दोपहर शाम D4 हाँ 3 टाइम लेना है, 5 ड्रॉप। 5 ड्रॉप्स। हाँ केवल 5 ड्रॉप। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। हेलो सर, जैसे S1W आपने बताया एलर्जी में काम करती है, तो जैसे हमें ये ड्राई कफ वगैरह जो एलर्जी कफ होता है उन्हें दे सकते हैं? नेगेटिव में दीजिए, अब एलर्जी पे भी काम करेगा, ठीक है? बट सर इसमें रेस्पिरेटरी के लिए साथ में क्या पी का धूप भी ऐड करना पड़ेगा? किसी ने क्या है, इक्को चालू कर रखा है। बंद करिए सर, कौन है परेशान कर रहा है? साउंड ही नहीं है, डबल साउंड खरना बोल के कोई है, उसकी चल रही है। हेलो। सर हाँ मैडम बोलिए, शिल्पा मैडम बोलिए। सर टेम्परामेंट। सर मैं एलर्जिक कफ के बारे में बात कर रही थी। मैडम अभी की बात करिए आप, अभी जो मैंने बताया उसके, अभी आप प्रोटोकॉल मत पूछिए, प्रोटोकॉल नहीं बताऊंगा सर मैं। आपने अभी S1 के बारे में आपने बताया ना कि वो एलर्जी पे भी काम करता है और काफी सारी डिजीज में हम उसको कवर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। नेगेटिव में दीजिए, एक्यूट होगा तो D4 में, सब एक्यूट होगा D5 में, क्रॉनिक होगा तो D6 में दीजिए आप। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक जी। सर ये सिंथेसिस और WE D4 में लेना है सर? हाँ D4 में लीजिए सर आप, और अगर सेकंड डाइल्यूशन में लेंगे तो बहुत अच्छे काम करेगी। 147 से सेकंड डाइल्यूशन बनाइए आप, वो बिल्कुल न्यूट्रल काम करेगी। मतलब आपके बॉडी में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं करेगी जिससे वो ऑर्गन के फंक्शन को कम करे या ऑर्गन के फंक्शन को बढ़ाए। वो पूरे ऑर्गन को एक जैसे काम करेगी, सबके लिए एक जैसा वर्क करेगी, ठीक है? तो वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है प्रकाश सर। हेलो ओके सर, गुड नाइट जी। सर प्लीज नमस्ते सर, थैंक यू सर। सिंथेसिस में ये वाली डालना है, ये याद करना है सर। थैंक यू सर। ओम सर गुड नाइट। A1 डलता है मैडम, A1 सारे 1 होते हैं उसमें। ओके सर, थैंक यू। इसमें A3 होता है, बाकी 1
ये खाली एक પાણી જેવી है। શરદી તો અત્યારે છે પણ આમ માથું ઠંડુ વાતાવરણ છે ને પાણી જેવી શરદી છે કરતા છો